नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार वाईसीबीटी बुक ऑफिशियल पर। कैसे हैं आप? उम्मीद आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है? प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है? प्रैक्टिस सेट नंबर प्यारे बच्चों 5 है, जिससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। 4 प्रैक्टिस सेट क्या हो गए हैं? प्रैक्टिस सेट हमारे पास में कंप्लीट हो गए हैं। 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। और आज कौन सा है? 5वां है। तो आप बताएंगे, ये रहा क्वेश्चन, बताएंगे पहला क्वेश्चन क्या होगा। उबंटू जो है, उबंटू क्या है, ठीक है ना, किसके लिए इसका यूज किया जाता है, ये कहाँ यूज होता है, ये सारी चीजें बताएंगे आप उबंटू के बारे में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये उबंटू। ये क्या है मेरे पास में? उबंटू क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मेरे पास में उबंटू क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मेरे बच्चों क्या हो जाएगा? उबंटू जो हो जाएगा वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ये रहा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए, आपने वेब ब्राउजर का नाम सुना होगा, जैसे मेरे पास में एक्सप्लोरर होता है, ठीक है। मेरे पास में क्या आ जाएगा? गूगल क्रोम। यार बच्चों क्या आ जाएगा आपका आंसर? ये गूगल क्रोम हो जाएगा। ओपेरा मिनी हो जाएगा, ओपेरा मिनी। फिर मेरे पास में क्या आ जाएगा? आपका आंसर ये हो जाएगा मेरे पास में मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स हो जाएगा। ये सब क्या है आपका आंसर? ये मेरे पास में वेब ब्राउजर है, क्योंकि ये ब्राउजिंग के काम आते हैं, इन्फॉर्मेशन देखने के काम आते हैं। आपने देखा भी होगा, जब आप ब्राउजिंग करते हैं तो इन्हीं ब्राउजर का यूज करते हैं आप लोग, ठीक है। फिर मेरे पास में क्या है? एक हार्ड ड्राइव है। हार्ड ड्राइव देखी होगी आपने, जो हार्ड डिस्क बोली जाती है, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये किसके लिए यूज की जाती है? मेमोरी के लिए यूज की जाती है। एक्सटर्नल मेमोरी के लिए क्या यूज की जाती है? हार्ड ड्राइव यूज की जाती है, ठीक है। ये मेलवेयर क्या होता है? एक फंक्शन होता है। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली किसके लिए प्रसिद्ध थे? ये चीज आपसे पूछ रहा है। पक्षी विज्ञानी, शल्य चिकित्सक, वकील, या मेरे पास में कंप्यूटर वैज्ञानिक। तो आप क्या कहेंगे? सर ये जो थे हमारे पास में, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास में पक्षी वैज्ञानिक, ठीक है। नहीं, आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें रोबोट 2, ठीक है नहीं, रोबोट 2.0, ये किस पर बेसिस है? पक्षियों पर तो बेसिस है ये मूवी। इस मूवी का आधार क्या है? आपने देखा होगा, इसमें जो रेडिएशन है जो हमारे पास में पक्षियों को नुकसान पहुंचा रही है ना, उसके बारे में खोज किसने लगाई थी? सलीम अली ने। तो आधार क्या हो जाएगा? आपने देखा होगा इस मूवी का आधार क्या हो जाएगा? मूवी का आधार किस पर आधारित है? आधारित लिख देते हैं। किस पर आधारित है? आपका आंसर पक्षियों पर। किस पर है? आपका आंसर है पक्षियों पर है। पक्षियों पर जो रेडिएशन होती है, जो रेडिएशन के कारण ये पक्षी जो है मर जाते हैं, उस पर आधारित है ये मूवी। और जो मेरे पास में सलीम अली है, जो प्यारे बच्चे मेरे पास में क्या है? सलीम अली, इन्हें पद्म पुरस्कार भी मिला हुआ है। जो मेरे पास में सलीम अली है, इन्हें पद्म विभूषण के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इन्हें पद्म विभूषण, पद्म विभूषण कब मिला था? आपका आंसर, इन्हें पद्म विभूषण मिलता है 1976 में, ठीक है। पद्म विभूषण की घोषणा कब की थी इनके लिए? 1976 में। और सलीम अली को क्या कहा जाता है? आपका आंसर भारत का बर्डमैन कहा जाता है। बर्डमैन, क्या कहेंगे आप कि सर इन्हें कहा जाता है भारत का बर्डमैन? तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में? आपका आंसर ये हो जाएगा भारत का बर्डमैन, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पक्षी वैज्ञानी हो जाएगा। और सलीम अली को क्या कहा जाता है? भारत का बर्डमैन कहा जाता है। इन्हीं पर आधारित एक मूवी बनी थी रोबोट 2.0, ठीक है ना। किस पर आधारित थी? पक्षियों पर। किस कारण? आपका आंसर रेडिएशन के कारण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, अब ये बताइए, कह रहा है कि जो ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा होती है, कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या कहा जाता है? देखिए मेरे पास में क्या है प्यारे बच्चे, एक वर्ड दिया हुआ ब्रायोफाइट। इसमें ये कहा जाता है कि जो इसकी निचली त्वचा होती है, जो इसकी नीचे की लेयर होती है ना, जो इसकी नीचे की लेयर होती है, उसको बोला जाता है एपिडर्मल। एपिडर्मल कहा जाता है जो नीचे की त्वचा होती है। इसका क्या, ये कौन सी होती है? आपका आंसर ये होती है मेरे पास में नीचे की त्वचा। नीचे की त्वचा होती है ये, ठीक है। क्या होता है? नीचे की त्वचा होती है, एपिडर्मल होती है। समझ में आ गया? तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्यारे बच्चों राइजोड, राइजोइड कहा जाता है इसे। क्या कहेंगे आप? आंसर इसे बोला जाता है राइजोड। और ये क्या हो जाएगा मेरे पास में? ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरे का ए आंसर बिल्कुल सही। अब देखिए,
कह रहा कि हड्डी की कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं। हड्डी की जो कोशिकाएं हैं एक कठोर मैट्रिक्स में, हड्डी की कोशिकाएं जो है मेरे पास में एक कठोर मैट्रिक्स में क्या होती है, सन्निहित होती है, जो बनी होती है फ्लोराइड और कैल्शियम की, ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस की, फास्फोरस और पोटेशियम की, ये मेरे पास में पोटेशियम और कैल्शियम की। आप कहेंगे सर ये बनी होती है हमारे पास में कैल्शियम और फास्फोरस की। सभी प्यारे बच्चों को पता है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है। तो फोर्थ का क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर फोर्थ का बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में जो ये कैल्शियम है, कैल्शियम और मेरे पास में फास्फोरस है, ये हड्डियों को क्या बनाता है, आप कहेंगे सर ये हड्डियों को कठोर बनाता है, हड्डियों को कठोर बनाता है, ठीक है नहीं। इसके यौगिक, इनके यौगिक क्या काम करते हैं, जो इनके यौगिक होते हैं ये क्या करते हैं, हड्डियों को कठोर बनाने का काम करते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे देखिए, कह रहा है कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है। इसमें कहा है क्वेश्चन में कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, ये चीज आपसे पूछ रहा है, तो क्या कहेंगे आप, इसमें क्या आंसर हो जाएगा, अफ्रीकी हाथी, नर दरियाई घोड़ा, या ब्लू व्हेल, या मेरे पास में नर हैमर हेल्ड शार्क। तो आप क्या कहेंगे सर, इसका आंसर हो जाएगा ब्लू व्हेल। क्या आ जाएगा इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा मेरे पास में ब्लू व्हेल हो जाएगा। ये सबसे बड़ा स्तनपायी है। सबसे बड़ा क्या है प्यारे बच्चों, आप कहेंगे सर ये मेरे पास में स्तनपायी हो जाएगा। स्तनपायी कौन सा है, ब्लू व्हेल। चलिए आगे देखिए, अब ये कह रहा है कि जो ब्लू व्हेल है ना, ये हमारे पास में सबसे बड़ा स्तनपायी मैमल्स है, ठीक है। यदि मैं बात करूं भूमि पर विचरने वाला, मैं कहूं कि भूमि पर विचरने वाला सबसे तेज, भूमि पर विचरने वाला सबसे तेज, भूमि पर विचरने वाला, भूमि पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप कहेंगे सर भूमि पर विचरने वाला सबसे तेज जानवर कौन सा है, सबसे तेज जानवर, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा मेरे पास में चीता। क्या हो जाएगा मेरे पास में, चीता हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास में अफ्रीकी हाथी। इसमें क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा जानवर, ये हो जाएगा मेरे पास में सबसे बड़ा जानवर, ये हो जाएगा मेरे पास में सबसे बड़ा जानवर, सबसे बड़ा जानवर, सबसे बड़ा जानवर जो भूमि पर विचरण करता है, जो भूमि पर विचरण करने वाला है, विचरण, भूमि पर विचरण करता है, कौन है, विचरण करता है। आप कहेंगे सर कौन हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा मेरे पास में अफ्रीकी हाथी। क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा मेरे पास में अफ्रीकी हाथी। समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक पॉइंट और देखेंगे आप, फिर मेरे पास में क्या हो जाएगा, देखो सबसे तेज जानवर पता चल गया चीता है, सबसे बड़ा जानवर पता चल गया आपको अफ्रीकी हाथी है, सबसे बड़ा क्या है अफ्रीकी हाथी, और सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है, सबसे ऊंचा जानवर, सबसे ऊंचा जानवर क्या कहेंगे आप उसे कहेंगे जिराफ। क्या हो जाएगा वो मेरे पास में, जिराफ हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इन चीज़ों का आपको पता होना जरूरी है, इन चीज़ों का आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि पहला क्या आएगा, ब्लू व्हेल आएगा, फिर मेरे पास में क्या आएगा, चीता आएगा, फिर मेरे पास में अफ्रीकी हाथी आएगा, और फिर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा मेरे पास में जिराफ। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। ये कह रहा है कि हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है। कह रहा है कि हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है, एपिथेलियल ऊतक है, या वस्कुलर ऊतक है, या एरिओलर है, या मेरे पास में एडिपोज है, या मेरे पास में एडिपोज है, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो क्या कहेंगे आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास में एडिपोज। क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास में एक्यूरेट एडिपोज। क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में क्या होता है, इसे कहा जाता है वसा संचायक ऊतक। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट है। इसे क्या कहते हैं, आप कहेंगे सर इसे बोलते हैं वसा संचायक, वसा संचायक ऊतक, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, वसा संचायक ऊतक हो जाएगा। आगे देखिए, अब ये कह रहा है कि मेरे पास में धावन सोडा का सही सूत्र क्या है। मेरे पास में जो धावन सोडा होता है उसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोला जाता है, उसे सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है, सोडियम कार्बोनेट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है Na2CO3 × 10H2, ठीक है।
ये धावन सोडा हो गया धोने का, एक होता है खाने का सोडा, एक होता है प्यारे बच्चों खाने का सोडा होता है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये होता है मेरे पास में NaHCO3। इसे क्या बोलते हैं आपका आंसर, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। ठीक है, फिर मेरे पास में क्या आ गया, एक फॉर्मूला होता है मेरे पास में फिटकरी का। क्या होता है, फिटकरी, जिसे क्या कहा जाता है, एलम, एलम कहा जाता है इसे। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका आंसर, ये हो जाएगा K2SO4 इंटू Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O इंटू क्या हो जाएगा आपका आंसर, इंटू 24H2 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, फिटकरी हो जाएगा। फिर मेरे पास में क्या हो जाएगा, नौसादर। ये बहुत पूछा जाता है पेपर में कि नौसादर क्या होता है, ये होता है मेरे पास में NH4Cl। ठीक है, नहीं नौसादर क्या हो जाएगा, NH4Cl हो जाएगा, NH4OH। नौसादर का आप बताना कि NH4Cl है या NH4OH है, इन दो में से बताना कौन सा है। ठीक है, नहीं नौसादर हो गया। फिर मेरे पास में क्या आ जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा मेरे पास में विरंजक चूर्ण। क्या आ जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों विरंजक चूर्ण। ये किसके बराबर हो जाएगा, विरंजक चूर्ण किसके बराबर हो जाएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा CaOCl2। क्या हो जाएगा, CaOCl2 से बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसे क्या कहा जाता है, आपका आंसर से बोला जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, नहीं क्लोराइड कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका ए आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही, ये रहा 7वें का ए आंसर। आगे देखिए, कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और 7वें दोनों समूह में निम्नलिखित में से कौन सा गुण परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ बढ़ता है। कह रहा है कि इन दोनों में से कौन सा गुण ऐसा है जो पहला और 7वां दोनों समूह में निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ बढ़ता है। पानी के साथ क्रियाशीलता, परमाणु आकार या ऑक्सीकरण गुण हो जाएगा, या उच्चतम संयोजी अवस्था हो जाएगी। तो कौन सा हो जाएगा, 8वें का क्या आंसर आएगा, आपका आंसर 8वें का हो जाएगा मेरे पास में परमाणु क्रमांक। क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा मेरे पास में परमाणु क्रमांक, और इसका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा विलयन जो है पीएच पेपर को नीला कर देता है। क्या कर देता है, पीएच पेपर को नीला। आपको पता होगा यदि अम्ल की बात करते हैं, यदि मेरे पास में अम्ल जो होते हैं वो क्या करते हैं, आप कहेंगे सर ये मेरे पास में नीले को लाल करते हैं, नीला को लाल करते हैं। और किसकी बात हो रही है, आप कहेंगे सर ये लिटमस पेपर की बात हो रही है, लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर किसका बना होता है, आप कहेंगे सर वो लाइकेन का बना होता है। और लाइकेन क्या होता है, जो कवक और शैवाल के बीच की कड़ी होती है उसे लाइकेन कहा जाता है। ठीक है, और जो प्यारे बच्चों मेरे पास में क्षार होते हैं वो क्या करते हैं, वो लाल को नीला करते हैं, लाल को नीला। अब देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा विलयन जो है पीएच पेपर को नीला कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, पीएच पेपर को नीला कर दिया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, आप कहेंगे सर क्षार होगा। कौन सा हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। ये क्या है, आप कहेंगे सर ये तो अम्ल है, ये HCl हो जाएगा। ये नींबू का रस है, ये भी क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये भी अम्ल हो जाएगा। जठर रस है, आप कहेंगे सर जठर रस पेट में पाया जाता है, ये भी क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये भी अम्ल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा मेरे पास में इसका एक्यूरेट आंसर। क्यों, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। NaOH होता है जो हमारे पास में क्या है, प्रबल क्षार है। ये क्या है प्यारे बच्चों, आप कहेंगे सर इसे बोला जाता है प्रबल क्षार। क्या हो गया, क्या हो जाएगा, ये प्रबल क्षार हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास में ए, बिल्कुल सही। आगे देखिए, कह रहा है कि धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है। तार के रूप में ढाला जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है, आप कहेंगे सर उसे तन्यता बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उसे तन्यता बोला जाता है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा मेरे पास में सी आंसर, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इंग्लिश में कहते हैं इसे डक्टिलिटी। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, इसे डक्टिलिटी कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या मेरे पास में, ये डक्टिलिटी का मतलब ये हो गया, यदि कोई भी आपके पास मटेरियल है, जैसे मेरे पास में सोना है प्यारे बच्चों, मेरे पास में क्या है, सोना है, और ये मेरे पास में कितना है, आप कहेंगे सर ये मेरे पास में 10 ग्राम है। 10 ग्राम शायद ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, नहीं तो ये 2 किलोमीटर का वायर बन सकता है इससे। कितना, 2 किलोमीटर का वायर, 2 किलोमीटर का तार बनाया जा सकता है इससे। समझ में आ गया। ठीक है, इतनी तन्यता होती है इसमें, जैसे तार के रूप में खींचा जा सकता हो,
इस तरीके से खींचते हैं ना तार को, देखा भी होगा आपने, वो बड़ा होता चला जाता है। तो ये वही है, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ये प्रॉपर्टी कहलाती है तन्यता, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डक्टिलिटी। ये मेरे पास में क्या है, आघात वर्धनीयता। इसे क्या करते हैं, इसे पीट पीट कर छोड़ा किया जाता है, सीट बनाई जाती है पीट पीट कर, इसे क्या बोला जाता है, आघात वर्धनीयता। ठीक है, चलिए आगे बताइए। कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है, वाट है, किलोवाट या किलोवाट घंटा। या मेरे पास में क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा। ये कैसी इकाई है, आप कहेंगे सर ये वाणिज्यिक इकाई है। कौन सी इकाई है फिर बच्चों, आप कहेंगे सर ये हो जाएगी मेरे पास में वाणिज्यिक इकाई, ये रही वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसे आपको क्या करना है, एक वाणिज्यिक इकाई होती है, एक मेरे पास में औद्योगिक इकाई होती है। एक कौन सी इकाई हो जाएगी, आप कहेंगे सर औद्योगिक इकाई। औद्योगिक इकाई क्या होती है, आप कहेंगे सर ये हो जाएगी मेरे पास में हॉर्स पावर। क्या बोला जाता है सर, एचपी कहा जाता है, हॉर्स पावर। और एक एचपी बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 740 वाट। क्या हो जाएगा मेरे पास में, एक वोट, एक हॉर्स पावर बराबर 740 वोट के हो जाएगा। और प्यारे बच्चों इसे यदि हम ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर ये 1000 वाट, गुणा कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 3600 वाट। ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 3.6 10 की पावर 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3.6 हो जाएगा इंटू 10 की पावर 6, इतने क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये जूल हो जाएगा। इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा, ये रहा इसका सी आंसर, बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 11 का बिल्कुल सही हो जाएगा। और यही किसके बराबर होती है, आप कहेंगे सर इसे बोला जाता है 1 यूनिट। प्यारे बच्चों इसे क्या कहा जाता है, आप कहेंगे सर इसे बोला जाता है 1 यूनिट के बराबर होता है इसका मान सी। आगे देखिए, कह रहा कि कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर की दूरी से परावर्तित होती है तो उसे क्या कहा जाता है। जब भी कोई ध्वनि जो परावर्तित होती है उसे बोलते हैं हम प्रतिध्वनि। क्या बोला जाता है, आप कहेंगे सर उसे प्रतिध्वनि बोला जाता है। क्यों, क्योंकि जब सामने से जब हमारे पास में कोई वॉइस आप चिल्लाए और वो दीवार से टकराई और दीवार से टकराने के बाद वापस आई तो उसे टाइम कितना लगता है, आप कहेंगे सर उसे टाइम लगेगा हमारे पास में t बराबर 1/10 सेकेंड। क्या हो जाएगा मेरे पास में, t/1 सेकेंड हो जाएगा, मतलब 1/10 सेकेंड हो जाएगा। जब ये उधर से टकराई, समझ में आ गया। अब ये दूरी कितनी तय करेगी, आप कहेंगे सर ये दूरी तय करते हैं 2d। जो इसकी दूरी हो जाएगी ना वो कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं कि d हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 2d। मेरे पास में ध्वनि की चाल कितनी लेते हैं आप, 332 लो, कितने लो, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है 332 ले लीजिए। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों मेरे पास में 332 मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा मेरे पास में, 332 मीटर पर सेकेंड हो गया। चलिए तो यहाँ से क्या निकालना, आपको पता है कि v बराबर क्या होता है, ये होता है मेरे पास में d/t। या ऐसे लिख लीजिए आप, इसे ऐसे नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिख लीजिए। चाल बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल कितनी है, चाल मेरे पास में 332 है, दूरी कितनी है 2d है, टाइम कितना है 1/10 है, कितना है मेरे पास में 1/10 है। ठीक है, चलिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा मेरे पास में 33.2 बटे कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 16 पॉइंट समथिंग। डी बराबर क्या आ जाएगा, 2 × 2 2 छक 12 2 छक 12। ठीक है, ये आ जाएगा। और इसे क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर डी बराबर हो जाएगा 17 मीटर के। डी बराबर क्या आ जाएगा 17 मीटर। और प्यारे बच्चों ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये मेरे पास में क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू है 17 मीटर। इसने एक आगे जब कोई ध्वनि कम से कम 17 मीटर की, ये आपसे दूरी पूछ लेगा कि आपने जैसे आप चिल्लाए वो कितनी दूरी उसने तय की। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा आपसे, समझ में आया। ये क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट है, क्योंकि ये वैल्यू देखो स्टैंडर्ड है, ये भी वैल्यू क्या है स्टैंडर्ड हमारे ध्वनि की चाल, और ये भी क्या है टाइम, ये भी स्टैंडर्ड है, और डी क्या हमारे पास में, ये भी स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो ये वैल्यू जो है ये स्टैंडर्ड है, समझ में आ गया। इसलिए इस वैल्यू को आपको याद रखना है हमेशा। तो उसका आंसर क्या आ जाए, इसे क्या कहा जाता है, प्रतिध्वनि कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये कह रहा है कि जो सापेक्ष घनत्व है किसके बराबर होता है, पानी का घनत्व बटे पदार्थ का घनत्व। आप कहेंगे सर ये तो उल्टा हो गया। जो मेरे पास में सापेक्ष घनत्व, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी। ठीक है, नहीं ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा मेरे पास में पदार्थ का घनत्व आएगा, किसका आएगा, किसका घनत्व आएगा, आप कहेंगे सर ये पदार्थ का घनत्व पहला आएगा। इसका आंसर होता है मेरे पास में पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व। और ये बटे में किसका आ जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा जल का घनत्व। किसका हो जाएगा,
ये हो जाएगा मेरे पास में जल का घनत्व। ठीक है, और ये ऑप्शन देख लीजिए कहाँ आप कहेंगे सर ये हो जाएगा मेरे पास में सी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा मेरे पास में, ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए सभी प्यारे बच्चे बताएंगे कि जो मेरे पास में एब्सोल्यूट डेंसिटी होती है वो किसके बराबर हो जाएगी, पदार्थ का घनत्व और पानी का घनत्व। इसलिए क्या, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास में क्या होता है, डेंसिटी बराबर क्या होता है, क्या होता है मेरे पास में एम अपॉन वी। एम अपॉन वी का मतलब क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, इसका मान हो जाएगा किलोग्राम और ये हो जाएगा मीटर क्यूब। ये इसका क्या हो गया, आप कहेंगे सर ये मात्रक हो गया, ये मात्रक हो गया इसका, हिंदी में लिख लीजिए मात्रक। ये मेरे पास में मात्रक है, इसे बोलते हैं हम किलोग्राम मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा मेरे पास में, किलोग्राम मीटर क्यूब हो जाएगा। और यदि हम इसकी बात करें किसमें, यदि हम बात करते हैं इसकी विमा में, ठीक है ना, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, विमा क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा एम एल क्यूब। क्या हो जाएगा मेरे पास में एम एल की पावर -3, ये क्या हो जाएगी, इसकी विमा हो जाएगी। अब क्वेश्चन में पेपर में ये पूछता है कि मेरे पास में सापेक्ष घनत्व की विमा क्या होती है, इसकी विमा क्या होगी, ये चीज आपसे पूछेगा। पदार्थ का घनत्व क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर क्यूब। जल का घनत्व क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जल का घनत्व भी यही हो जाएगा। तो आप ये इससे कट गया, तो इसकी जो विमा होती है इसका मात्रक क्या होता है, आप कहेंगे सर ये विमाहीन होता है और इसे बोला जाता है मात्रकहीन। ठीक है, नहीं इसका जो मात्रक हो जाएगा वो मात्रकहीन हो जाएगा, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। और यदि हम इसकी बात करें विमा की तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसे बोलते हैं विमाहीन। ऐसी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि कौन सी ऐसी राशि है जो विमाहीन है, जिसकी कोई विमा नहीं होती। तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा मेरे पास में सापेक्ष घनत्व। क्या हो जाएगा, सापेक्ष घनत्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सी हो गया। आगे देखिए, अब ये कह रहा है मेरे पास में ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहा जाता है। ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में, इसमें सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहा जाता है, सामान्य बल कहा जाता है, घर्षण बल, संपर्क बल, या मेरे पास में क्षेत्र बल कहा जाता है। क्षेत्र बल कहा जाता है। तो 14वें का क्या आंसर हो जाएगा, ये पूछ रहा है आपसे। आप कहेंगे सर यदि ऐसी बात कर रहा है तो केवल एक ही चीज आती है, सामान्य बल। क्या था मेरे पास में, 14 का ए आंसर बिल्कुल सही होता है। क्या होता है हमेशा, 14 का क्या हो जाएगा, ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन यही है, क्योंकि जो मेरे पास में बल होता है ना, वो क्या है, एक बाह्य कारक है। बल एक क्या है, बाह्य कारक है जो वस्तु की दिशा में क्या करता है, दिशा और गति और दिशा में क्या करता है, परिवर्तन करता है। ध्यान रखना है, बल क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, आप कहेंगे सर बल क्या हो जाएगा, एक बाह्य कारक हो जाएगा। बल क्या है, एक बाह्य कारक है। ठीक है, ये गति और दिशा में क्या करता है, परिवर्तन। गति और दिशा में परिवर्तन का काम करता है, परिवर्तन। समझ में आ गया। और ये इसकी परिभाषा कहाँ मिलती है, यदि मैं कहूँ कि बल की परिभाषा कहाँ मिलेगी, आप कहेंगे सर बल की परिभाषा मिलती है हमें न्यूटन का फर्स्ट नियम से, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। ठीक है, चलिए, तो बल क्या हो गया, एक बाह्य कारक हो गया, और गति और दिशा में क्या करता है, परिवर्तन करता है, और परिभाषा कहाँ मिलती है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही। अब ये कह रहा है कि निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, कह रहा है कि निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो ये चीज पूछ रहा है आपसे। देखो, जिसमें भी हमारे पास में दिशा भी हो और परिमाण भी हो, उसे क्या कहा जाता है, आप कहेंगे सर उसे कहा जाता है सदिश राशि। क्या कहा जाता है, उसे सदिश राशि बोला जाता है। ठीक है, जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो। और ऐसी कौन कौन सी राशि होती है, आप कहेंगे सर एक तो होती है विस्थापन। ठीक है, दूसरी क्या हो जाएगी मेरे पास में, वेग हो जाएगी। तीसरी क्या हो जाएगी मेरे पास में, त्वरण हो जाएगी। चौथी क्या हो जाएगी मेरे पास में, आप कहेंगे सर ये हो जाएगी बल। बल के बाद क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर ये संवेग आ जाएगा, संवेग हो जाएगा। फिर मेरे पास में क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर ये आवेग आ जाएगा। समझ में आ गया, आगे आवेग आ गया, बलयुग्म का अगुण आ गया, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाएगी। और जिसमें केवल परिमाण हो, केवल परिमाण क्या कहेंगे आप, जिसमें केवल क्या हो, परिमाण हो, जिसमें केवल क्या हो, परिमाणों से क्या कहा जाता है, आप कहेंगे सर उसे अदिश राशि कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर उसे बोला जाता है केवल अदिश राशि। ठीक है, जैसे मेरे पास में क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर द्रव्यमान। द्रव्यमान हो गया मेरे पास में, दूरी हो गया। ठीक है, मेरे पास में क्या आ जाएगा, चाल, घनत्व हो जाएगा मेरे पास में। ठीक है, आयतन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे मेरे पास में, केवल अदिश राशि कहलाएंगे। तो सदिश राशि इसमें कौन सी है, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा मेरे पास में
सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये रहा 15 का सी, बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 15 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि श्वेता को अच्छी तरह पता है, यहाँ से रीजनिंग का पार्ट शुरू होता है। कह रहा है कि श्वेता को अच्छी तरह से याद है कि अजय की परीक्षा शुक्रवार से पहले किंतु मंगलवार के बाद है। कह रहा है कि शुक्रवार से तो पहले है, शुक्रवार से पहले और मंगलवार के बाद, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये कह रहा है कि मंगलवार के बाद है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? बुध। क्या आ जाएगा आपका आंसर? बृहस्पति आ जाएगा। बुध और क्या हो गया? बृहस्पति हो गया। कह रहा है कि काव्या को अच्छी तरह याद है कि अजय की परीक्षा जो है बुधवार के बाद है, ठीक है, किंतु शनिवार से पहले। तो क्या आ जाएगा? आप कहेंगे सर ये एक तो आ जाएगा इसमें बृहस्पति, एक बृहस्पति आ जाएगा और एक आ जाएगा मेरे पास में शुक्र। क्या आ जाएगा मेरे पास में? एक शुक्र आ जाएगा। तो कह रहा है कि अजय की परीक्षा निश्चित रूप से निम्नलिखित में से किस दिन होगी, ये चीज देखनी है। आप ये बताएंगे इन दोनों में कॉमन कौन सा है। आप कहेंगे सर इन दोनों में केवल एक ही कॉमन है, जिसका नाम क्या है? बृहस्पति। इसे क्या बोला जाता है? आप कहेंगे सर इसे बोला जाता है गुरुवार। क्या बोला जाता है? इसे गुरुवार बोला जाता है। ए हो जाएगा 16 का ए आंसर। आगे देखिए, ये कह रहा है कि निम्न शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करने पर दिए गए शब्दों के बीच में आने वाले शब्द का चयन कीजिए। ये चीज आपसे पूछ रहा है। कौन सा कहा है इसमें बीच में आने वाला? ये कितने अक्षर है? ये 5 है। जो बीच में आएगा, जो तीसरा अक्षर होगा, वो हमारे पास में यहाँ दिया हुआ है, कौन सा हो जाएगा? आप कहेंगे सर देखिए ये इन दोनों में चेक करेंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा? आप कहेंगे सर सबसे पहले आएगा दूसरा ही आएगा। ठीक है, दूसरा ही आएगा। इन तीनों की बात की जाए, आप कहेंगे सर ये एसपी, ये भी एसपी हो जाएगा। यहाँ से ओ कट गया, यहाँ से भी ओ कट गया। यहाँ पे आर है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे यू है, तो तीसरे नंबर पे कौन आएगा? स्पॉइल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब देखिए कह रहा है कि मेरे पास में यदि बाईं ओर से 7वां, 8वां, 15वां और 17वां, 7वां 1 2 3 4 5 6 7, 7वां, 8वां, 15वां, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये हो गया 17। ठीक है नहीं, मेरे पास में एक आ गया पी, एक हो गया ओ और एक हो गया ई। प्यारे बच्चों एक अक्षर आ गया मेरे पास में एच। 17वें अक्षर को एक सार्थक शब्द बनाने के लिए चुना जाता है। सार्थक शब्द बनाने के लिए चुना जाता है, तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा, ये चीज पूछ रहा है। तो इससे क्या बन सकता है? इससे एक सार्थक शब्द बनेगा। इससे क्या बनेगा प्यारे बच्चों? एक सार्थक शब्द बनेगा। क्या बन सकता है? आप कहेंगे सर ये बन जाएगा होप। क्या बन जाएगा? होप, जिसका मतलब क्या होता है? आशा, है ना। तो इसका तीसरा अक्षर कौन सा? आप कहेंगे सर तीसरा अक्षर इसमें पी है और ये रहा मेरे पास में ए आंसर, बिल्कुल सही। ये बताइए, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दाएं की ओर हर तीसरे अक्षर को हटा दिया जाता है। बाएं से तीसरा अक्षर हटा दिया जाता है, इसका मतलब क्या है? पहले लिखेंगे ये ए हो गया, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। ठीक है, ये हो जाएगा टी यू वी डब्ल्यू और एक्स और वाई और प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। कह रहा है कि हर तीसरे अक्षर को क्या करता है? वो हटा देता है। ये हटा दिया तो इसके बाद कौन सा आ जाएगा? 1 2 3 एफ हट गया, 1 2 3 ये हट जाएगा, 1 2 3 ये हट गया, 1 2 3 ये हट गया, 1 2 3 आर हट गया, 1 2 3 ये हट गया, 1 2 3 ये हट गया मेरे पास में 1 2। कह रहा है कि अब दाएं ओर से 12वां अक्षर कौन सा होगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हो जाएगा 6 7 8 9 10 11 12। क्या आ जाएगा? आप कहेंगे सर मेरे पास में जी आ जाएगा और ये राज का डी आंसर। ठीक है नहीं, 19वें का क्या आ जाएगा? आप कहेंगे सर मेरे पास में 19वें का डी आंसर हो जाएगा। सभी लोग बताएंगे, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे कि 19वें का क्या आंसर आ रहा है। आप कहेंगे सर मेरे पास में जी आंसर, बिल्कुल सही आ रहा है। अब ये देखिए इसका आंसर देंगे। इसमें क्या कहा है? कह रहा है कि पूर्णिमा वर्णिका से छोटी है और रूबिनी जो है प्रिया से बड़ी है। उनमें से सबसे बड़ा कौन है? कथन दिया हुआ है रूबिनी पूर्णिमा से बड़ी है, वर्णिका रूबिनी से बड़ी है, प्रिया सभी में सबसे छोटी है। कह रहा है कि जो पूर्णिमा है वर्णिका से छोटी है। पूर्णिमा जो है वो वर्णिका बड़ी है पूर्णिमा से। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है कि वर्णिका से छोटी है और रूबिनी प्रिया से बड़ी है। जो रूबिनी है वो मेरे पास में प्रिया से बड़ी है। चलिए प्रिया से क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर प्रिया, पी आर हो जाएगा, प्रिया हो जाएगा, प्रिया से बड़ी है। उनमें से सबसे बड़ा कौन है? उनमें से सबसे बड़ा कौन है? ये चीज़ आपसे पूछ रहा है, तो इसका आंसर बताएंगे आप क्या आएगा। उनमें से सबसे बड़ा कौन है? ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए बताएंगे सभी लोग। इसे यहाँ पे रखते हैं। चलिए ये बताइए,
अब मेरे पास में क्या दिया हुआ है, मेरे पास में दिया हुआ है, चलो हिंदी में लिख देता हूँ मैं। ये क्या दिया हुआ है, मेरे पास में दिया हुआ है जो वर्णिका है, जो मेरे पास में वर्णिका है, इसे ऐसे लिख देता हूँ। वर्णिका किससे बड़ी है, पूर्णिमा से, पूर्णिमा से बड़ी है। और पूर्णिमा किससे बड़ी हो सकती है, वर्णिका किससे बड़ी है, आप कहेंगे सर वर्णिका रूबिनी से बड़ी है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आप कहेंगे सर यहाँ पे लिख देते हैं रूबिनी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूबिनी। चलिए रूबिनी हो गए, क्योंकि रूबिनी पूर्णिमा से बड़ी है, ये कह रहा है। आगे देखिए, ये क्या हो जाएगा, वर्णिका रूबिनी हो जाएगा, पूर्णिमा और प्रिया। यदि मैं इन दोनों में संबंध देखता हूँ रूबिनी में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा मेरे पास पूर्णिमा। पूर्णिमा किससे बड़ी हो जाएगी, आप कहेंगे सर ये हो जाएगी प्रिया से। क्या हो जाएगी मेरे पास में, प्रिया से बड़ी हो जाएगी। तो अब ये कह रहा है क्वेश्चन में सबसे बड़ी कौन है, आप कहेंगे सर सबसे बड़ी मेरे पास में वर्णिका है। सबसे बड़ी कौन है मेरे पास में, वर्णिका है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर वर्णिका जो है रूबिना से बड़ी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा ये वाला 2, केवल 2, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा इसका बी आंसर। क्या हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ये कह रहा है कि काफी समय से देखा जा रहा है कि स्कूल वाले बच्चे टेलीविजन के उत्सुक और अधिक नियमित दर्शक बनते जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप समाचार पत्रों के पाठकों की संख्या में गिरावट आई है। आगे देखिए, समाचार पत्रों के पाठकों की संख्या बढ़ाने का तरीका खोजा जाना चाहिए। ठीक है, समाचार पत्रों के पाठकों की संख्या पर टेलीविजन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की टीम को अन्य देशों में भेजा जाना चाहिए। ये चीज आपसे पूछ रहा है, ये चीज आपसे पूछ रहा है, तो इसमें क्या आंसर होगा, आप कहेंगे सर इसमें कोई सा भी आंसर नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा, ना तो पहला अनुसरण कर रहा है, ना ही क्या कर रहा है, दूसरा कर रहा है। देखो, यदि आप समाचार पढ़ते हैं, वो आपका एक शौक है, आपको एक जिज्ञासा है चीजों की पढ़ने की, तो ऐसी चीजें खोजी जा सकती हैं। आप कहेंगे सर जब हम चीजों को बेचते हैं तभी पता चलता है कि यहाँ ज्यादा सेल हो रही है कि नहीं हो रही है, लोग जागरूक हैं या नहीं है इसके बारे में, तभी पता चलता है, अदरवाइज नहीं पता चलता। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ले तो लेते हैं न्यूज़पेपर को लेके रख लिया, लेकिन उसे पढ़ा नहीं है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर न तो फर्स्ट होगा, न ही सेकंड, ये हो जाएगा इसका बी आंसर। आगे देखिए, कह रहा है कि सभी मैट क्या है, कोयर है। सभी मैट क्या है मेरे पास में, ये हो जाएगा मेरे पास में मैट। सभी मैट क्या हो जाएंगे मेरे पास में, कोयर हो जाएंगे। ये रहा कोयर, है ना। कह रहा है कि सभी कोयर क्या है, झूठ है। सभी कोयर क्या है प्यारे बच्चों, आप कहेंगे सर ये झूठ है। कह रहा है कि सभी झूठ क्या है, कोयर है। सभी झूठ क्या है, ये झूठ नीचे आ जाएगा, आप कहेंगे सर नहीं, ये गलत हो जाएगा। कह रहा है कि सभी मैट झूठ है, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी मैट क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर सभी मैट झूठ हो जाएगा। आप कहेंगे सर केवल 2 निष्कर्ष करता है, ठीक है, नहीं अनुसरण करता है। ये चीज आपसे पूछ रहा है। अब ये बताएंगे आप, ये मेरे पास में किसका है, ये मेरे पास में बैंकिंग की क्या है, बैंकिंग का पेपर है ये, ठीक है ना। ये मेरे पास में बैंकिंग से लिया गया है, वैसे तो आया हुआ है पेपर में, लेकिन जो रीजनिंग को फॉलो करता है ना रेलवे, वो बैंकिंग को ही फॉलो करता है, ठीक है ना। तो 1-2 पजल आपको ऐसी जरूर मिलेगी पेपर में, इसलिए घबराना नहीं है, बस तरीका देखना है कि इसे सही कैसे किया जाए, हमारा आंसर सटीक कैसा है। अब देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक कॉलेज में आर्ट रूम, लाइब्रेरी, जिम, लैब और स्टोर रूम, स्टाफ रूम, क्लासरूम एक ही इमारत पर 7 अलग अलग मंजिलें स्थित है। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 3, ये हो जाएगा 4, 5, 6 और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 7। ये मेरे पास में क्या है, मंजिल है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लाइब्रेरी के नीचे कोई अन्य मंजिल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, लाइब्रेरी के नीचे कोई अन्य मंजिल नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों कि लाइब्रेरी यहाँ पे क्या हो गई, सेट हो गई। इसके नीचे कोई मंजिल है, आप कहेंगे सर नहीं, इसके अंदर कोई, इसके नीचे कोई हमारे पास में मंजिल नहीं है। और लाइब्रेरी और जिम के ठीक नीचे है, जो लाइब्रेरी है वो जिम के ठीक नीचे है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे आ गया मेरे पास में जिम आ गया, बहुत बढ़िया। कह रहा है कि जिम और क्लासरूम के बीच केवल 2 मंजिलें हैं, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे क्लासरूम आ जाएगा। यहाँ पे क्लासरूम आ गया, क्योंकि 2 मंजिलें, एक ये रही और एक ये रही। फिर कह रहा है कि लैब और स्टाफ रूम दोनों सम संख्याओं वाली मंजिलों पर है। कह रहा है कि मेरे पास में लैब और स्टाफ रूम दोनों किस पे है, सम संख्याओं पर है। इसका मतलब क्या हो गया, एक तो 6 हो गया मेरे पास में, एक मेरे पास में 4 हो गई। मेरे पास में 6 भी क्या है, एक सम संख्या है, और जो मेरे पास में 4 है वो भी सम संख्या है। तो कह रहा है कि मेरे पास में जो स्टाफ रूम है, जो मेरे पास में स्टाफ रूम है वो सम संख्या पर है। चलिए मैं इसे मान लेता हूँ कि मेरे पास में ये स्टाफ रूम हो गया,
और ये किससे मान लेता हूँ, आपका आंसर ही से मान लेता हूँ, लैब। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि स्टोर रूम और आर्ट रूम के बीच केवल 3 मंजिलें हैं। स्टोर रूम, यदि हम स्टोर रूम को यहाँ रखा है, और क्या कह रहा है कि स्टोर रूम और आर्ट रूम के बीच केवल 3 मंजिलें हैं। क्या कह रहा है, स्टोर रूम, अच्छा कह रहा है कि स्टोर रूम और आर्ट रूम के बीच कितनी है, 3 मंजिलें हैं। यदि स्टोर रूम को यहाँ रखूंगा और इसे यहाँ रख दूंगा तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ जाएगा। कह रहा है कि स्टोर रूम जो है लैब के ठीक नीचे है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, स्टोर रूम यहाँ आ जाएगा, स्टोर रूम यहाँ आ जाएगा प्यारे बच्चों, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा आर्ट रूम। ये हो जाएगा मेरे पास में आर्ट रूम हो जाएगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंजिल क्रमांक 4 पर स्थित है, 4 पर स्थित है, कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर लैब हो जाएगा। और ये हो जाएगा मेरे पास में, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास में बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, लैब हो जाएगा बिल्कुल सही। आगे देखिए, ये बताइए, कह रहा है कि दी गई आकृति में व्रत जो है आर्कटिक महासागर, जो व्रत है इसे बोलते हैं आर्कटिक महासागर। ये मेरे पास में आर्कटिक महासागर है। फिर कह रहा है मेरे पास में जो आयत है वो अटलांटिक महासागर, ये रहा मेरे पास में अटलांटिक हो जाएगा, अटलांटिक। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए ये अटलांटिक महासागर हो गया। फिर कह रहा है कि त्रिभुज, क्या कह रहा है कि त्रिभुज कौन सा है, ये मेरे पास में व्रत जो है आर्कटिक महासागर है। त्रिभुज जो है मेरे पास में महासागर को, त्रिभुज केवल महासागर को निरूपित करता है, लेकिन ये सभी के सभी क्या है, महासागर ही तो है। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र जो है महासागर और अटलांटिक महासागर को निरूपित करता है लेकिन आर्कटिक महासागर को निरूपित नहीं करता। इसका मतलब क्या आ जाएगा, आप आंसर इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। 1 2 5 6, ठीक है, नहीं 2 नहीं होगा, 5 नहीं होगा और 6 नहीं होगा, तो आंसर क्या आ गया, आपका आंसर 7 आ गया। आंसर क्या हो गया मेरे पास में, 7 हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन देगा पेपर में कि नहीं है, वेन डायग्राम में नहीं है, आर्कटिक महासागर नहीं है, तो उस पर क्या कर दिया, अपना गोला बना दिया। अब देख लेंगे ऑप्शन कौन कौन सा कट रहा है। देखो आज तो क्या हो गई, 2 6 5, 2 5 6 तीनों कट गए, क्या बच गया 7, और 7 इसका आंसर आएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये कह रहा है कि उस वैन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित 3 वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है, पक्षी, कौवा, कटफोड़वा। ये चीज आपसे पूछ रहा है, तो कौन सा आएगा, पक्षी मेरे पास में, कौवा भी होता है और कटफोड़वा भी होता है। मेरे पास में जो पक्षी है वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर कौवा भी होता है मेरे पास में, कटफोड़वा भी होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा इसका आंसर। डी आंसर क्या आ जाएगा इसका, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, अब ये बताइए, ये कह रहा है कि मेरे पास में प्लस का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इसे लिख लेते हैं 25 गुना क्या हो जाएगा, आपका आंसर ही हो जाएगा गुना 5। गुणा को क्या लिखते हैं, आपका आंसर गुणा को 5 लिखते हैं, प्लस 14 हो जाएगा। ठीक है, भाग को क्या लिखा जाता है, भाग को माइनस के लिखा जाता है, माइनस के क्या हो जाएगा 9। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास में 25 पंजे 125, और ये कितना आ जाएगा, आपका आंसर ही हो जाएगा 5 और 130 आ जाएगा। 130 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। 130 तो है ही नहीं इसमें। 23 हो गया, 23 दोबारा से देखते हैं, चलिए कहाँ गलती हुई है वो देखते हैं। ये कह रहा है कि यदि हम प्लस को गुणा लिखें, देखिए मेरे पास में क्या है, 23 है, कुछ छूटा हुआ तो नहीं है, रुकिए 1 मिनट देख लेता हूँ, कुछ छूटा हुआ तो नहीं है। 23 प्लस के 5 है, 23 प्लस 5 गुणा कितना है 14, और भाग कितना है 9, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए ये कह रहा है कि यदि मैं 23, यदि प्लस की जगह क्या लिखता हूँ, यदि मैं यहाँ पे प्लस की जगह गुणा लिखता हूँ तो 5 आ जाएगा, ये गुणा 5 है ना, देखो। और ये कह रहा है कि जो मेरे पास में गुणा है उसे क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, मल्टीप्लाई को प्लस लिखा जाता है, ये हो जाएगा 14, हो जाएगा 14 हो जाएगा। चलिए मेरे पास में भाग को क्या लिखा जाता है, आपका आंसर भाग को लिखा जाता है माइनस, भाग को माइनस लिखा जाता है, ये हो जाएगा मेरे पास में माइनस हो गया। चलिए 25 पंजे कितना होता है, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, और प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, आपका आंसर 14 में से 9 जाएंगे तो 5 ही बचेगा, और प्यारे बच्चों इसका 130 ही आंसर आएगा, 130 ही आएगा, इसमें नहीं है तो 130 आंसर होगा इसका। आगे देखिए, ये बताइए, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ब्लड रिलेशन का। ये मेरे पास में क्या है, ब्लड रिलेशन का है क्वेश्चन, बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। बहुत आसान है, एक बार पढ़ेंगे तो अपने आप ही इसका आंसर आ जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। एक बार पढ़िए और इसका आंसर दीजिए क्या है।
देखिए मेरे पास में क्या है, ये कह रहा है कि मेरे पास में आई जे के एल एम एन हॉकी खेल रहे हैं। मेरे पास में क्या है, आई जे के एल एम एन क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ये हॉकी खेल रहे हैं। चलिए ये मेरे पास में क्या है, हॉकी खेल रहे हैं, कोई बात नहीं, हॉकी खिला देते हैं इन्हें, ठीक है। चलिए फिर आगे क्या कह रहा है, फिर आगे मेरे पास में ये कह रहा है, क्या कहा है आगे, आगे ये कहा है इसमें कि हमारे पास में क्या है, एक मिनट हो जाइए बच्चों। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है मेरे पास में कि आई और एम क्या है, आई और एम बहनें हैं और एन जो है एम का भाई है। एन जो है वो किसका भाई है, एम का भाई है। इतनी चीज़ समझ में आ रही है, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है। चलिए इतनी बात अच्छी लग रही है तो बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है मेरे पास में जो के है ना वो आई के चाचा का इकलौता पुत्र है, और जे और के क्या है, के पिता के भाई के पुत्र है, और के का एम से क्या किस तरीके का संबंध है, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो ये बताएंगे आप, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा सभी प्यारे बच्चे बताएंगे, ठीक है। सभी प्यारे बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो अब इसे बनाएंगे कि जो आई और एम क्या है, बहनें हैं। ये मेरे पास में रहा आई, और ये मेरे पास में रहा प्यारे बच्चे एम, और ये क्या है, बहनें हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बहनें हैं। फिर कह रहा है कि जो एन जो है वो एम का भाई है। एम का भाई कौन हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये एन हो जाएगा, ये हो गया इसका भाई। चलिए ठीक है। कह रहा है कि आई के चाचा का इकलौता पुत्र के है। आई के चाचा का इकलौता पुत्र मतलब पहले इसके पापा आएंगे, ये रहे इसके पापा, और ये इसका भाई हो जाएगा, भाई का इकलौता पुत्र क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास में आई हो गया। चलिए फिर कह रहा है कि जे और एल जो है के पिता के भाई के पुत्र है। जे और मेरे पास में क्या है, जे और एल जो है के पिता के भाई। मेरे पास में कहाँ है के, आप कहेंगे कि सर जो मेरे पास में ये है आई के, जो के है ना, आई के चाचा का इकलौता पुत्र है। ये मेरे पास में क्या आएगा, के आएगा। ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, जो एक के है ना, के जो है वो आई के चाचा, आई का पिता, पिता के क्या हो जाएंगे भाई, भाई का क्या हो जाएगा बेटा, ये पुत्र है। चलिए फिर कह रहा है कि जे और एल जो है के पिता के भाई। मेरे पास में कहा है कि जो जे और एल है मेरे पास में के पिता, के पिता ये रहे, पिता के भाई, तो भाई के क्या है, भाई के पुत्र है। के पिता के भाई के पुत्र हैं जे और एल, इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, पुत्र है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये मेरे पास में जे हो जाएगा। और ये भी क्या है, आप कहेंगे सर ये भी मेरे पास में, इसे ऐसे लिख देते हैं, ये मेरे पास में एल हो जाएगा ना, तो इसे क्या लिखते हैं, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा मेरे पास में जे। ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, जे हो जाएगा। और इसे प्यारे बच्चों से ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, इसे ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा मेरे पास में जे। समझ में आएगा, कह रहा है कि के का एम से, तो क्या आएगा कि के का एम से, तो से का की ओर चलेंगे तो क्या है, आप कहेंगे सर ये इसके पिता है, और ये पिता का क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये चचेरा भाई हो जाएगा। ये क्या है मेरे पास में, चचेरा भाई है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास में डी। क्या हो जाएगा मेरे पास में, चचेरा भाई हो जाएगा। और ये राज का डी आंसर। बहुत आसान है, तभी तो कह रहा था कि ये ज़्यादा ही क्वेश्चन आसान है, भले ही बड़ा क्वेश्चन दिया हो लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे देखिए, अब ये बताइए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, थोड़ा सा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इसका आंसर देंगे। कह रहा है कि स्कूल से घर लौटते समय राणा रास्ता भटक गया। स्कूल से शुरू करके वह पहले 3 किलोमीटर क्या करता है, दक्षिण की ओर चला। 3 किलोमीटर क्या है, वो दक्षिण की ओर चलता है, ठीक है। और फिर बाएं मुड़ जाता है, क्या करता है यहाँ से, आप कहेंगे सर यहाँ से बाएं मुड़ जाएगा और 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ से बाएं मुड़ गया और 2 किलोमीटर चलता है। वहाँ से फिर बाएं मुड़ता है, यहाँ से फिर बाएं मुड़ेगा, फिर यहाँ पे कितना जाएगा, 3 किलोमीटर जाएगा। और अंत में वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उसका घर स्कूल से किस दिशा में है, सभी मोड़ जो है 90 डिग्री पर है। अब ये कह रहा है कि जो उसका घर है ना, अब ये कह रहा है कि स्कूल से लौटते समय रास्ता भटक गया है स्कूल से शुरू करके, तो ये हो जाएगा इसका स्कूल हो जाएगा, ठीक है नहीं। अब ये कह रहा है कि उसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आप कहेंगे सर इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये मेरे पास में इसका आंसर हो जाएगा। आपको दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है बताइए,
इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा। आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास में, यहाँ से कौन सी दिशा है? आप कहेंगे सर पूरब। यहाँ से कौन सी दिशा है? आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा पूरब, ये पूरब दिशा में है। इसका जो घर हो जाएगा आप कहेंगे सर ये पूरब दिशा में हो जाएगा, तो डी आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, यदि आपको दोबारा समझाना है तो बताएंगे आप, यदि आपको लग रहा है कि सर दोबारा समझाए तो मैं दोबारा समझा दूंगा सर। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, अब ये कह रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा, ये चीज देख रहा है। तो 8 चौक कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 4 गुणा 8 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये हो जाएगा मेरे पास में 4 गुणा 8 बराबर कितना आ जाएगा? 32। और ये हो जाएगा मेरे पास में 6 दूनी 12, 6 गुणा 2 बराबर हो जाएगा 12, ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 20। इसका मतलब ये सही है, इसका मतलब क्या हुआ? ये बिल्कुल सही हुआ। तो ये कितना हो जाएगा? आपका आंसर 8 संग 48 हो जाएगा, और 6 पंजे 30 बिल्कुल सही है। 18 बच गया, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 3 चौक 12, कितना बच गया मेरे पास में? 6। और ये रहा इसका प्यारे बच्चों ए आंसर बिल्कुल सही। ये देखिए पहले संख्या को देखें क्या है मेरे पास में? 3 है पहली संख्या, मेरे पास में पहली संख्या 3 है, ये 5 है, फिर मेरे पास में 9 है, ये 12 हो जाएगी, और प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी? 23। देखिए 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 5, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, और यदि हम 9 में क्या जोड़ेंगे? 6, 9 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर ये हो जाएगा मेरे पास में 9 और 6 15, यदि 15 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? आप कहेंगे सर 23 आएगा। इसका मतलब ये वाली संख्या गलत है, तो ये क्या हो जाएगी मेरे पास में? गलत हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आप कहेंगे सर जो रॉन्ग नंबर है, जो मेरे पास में रॉन्ग नंबर है वो क्या है? 12P8 है। क्या है मेरे पास में? 12P8 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? आप कहेंगे सर 30 होगा, ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये बताइए, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उन संख्याओं का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणियों में से प्रश्न चिन्हों के स्थान पर आ सकती है। कह रहा है कि 123, 123, 110, 110, 121, 121, 108, 108। इसका मतलब क्या हुआ? इन दो को ले लीजिए, तो माइनस के 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 121 आ जाएगा। इन 2 को ले लीजिए, कितना आ जाएगा? माइनस के करेंगे तो आप कहेंगे सर 108 आ जाएगा। इन 2 को लीजिए तो कितना करेंगे? माइनस के 2, तो आप कहेंगे सर 119, 119 आएगा। सिंपल सी बात, क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास में ए आंसर बिल्कुल सही आएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप कहेंगे सर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे देखिए, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक इस समूह से संबंधित नहीं है? वर्ग का क्षेत्रफल निकाला जाता है, आयत का भी क्षेत्रफल होता है, वृत्त का भी क्षेत्रफल होता है। मेरे पास में जो आयतन है आप कहेंगे सर ये कौन सी क्वांटिटी है? आप कहेंगे सर ये 3D है। ये क्या है? 3D है, जिसके अंदर क्या होता है? लंबाई, इसके अंदर क्या हो जाएगी? चौड़ाई, और इसके अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों? आप कहेंगे सर इसके अंदर होती है ऊंचाई। क्या हो जाएगी? इसके अंदर ऊंचाई हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वृत्त है, जो वर्ग है, और जो आयत है, ये मेरे पास में कैसी क्वांटिटी है? आप कहेंगे सर ये मेरे पास में 2D है। वृत्त हो गया, ये मेरे पास में वृत्त हो गया, ये मेरे पास में वर्ग हो गया, ये मेरे पास में क्या आ जाएगा? आयत आ जाएगा। तो ये कैसी है? आप कहेंगे सर ये 2D है, केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है और इन चीज़ों का आयतन निकाला जाता है। कैसे मेरे पास में? आपने देखा होगा कि हमारे पास में क्या होता है? घन का आयतन निकालते हैं, घनाभ का आयतन निकालते हैं, बेलन का आयतन निकालते हैं, ठीक है नहीं, शंकु का आयतन निकालते हैं, और प्यारे बच्चों हम किसका आयतन निकालते हैं? आप कहेंगे सर हम निकालते हैं गोले का, गोले का आयतन निकालते हैं। इन सब का क्या किया जाता है? आयतन निकाला जाता है। इन सभी का आयतन निकाला जाता है और इन सभी का क्या निकाला जाता है? क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो ओड कौन हो जाएगा? आप कहेंगे सर बी बिल्कुल ओड हो जाएगा। आगे देखिए, ये कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में थ्राइस को ये लिखा जाता है और उसी कूट भाषा में सेक्टर को ये लिखा जाएगा। तो जॉय फुल को क्या लिखा जाता है? ये चीज देख रहा है। ठीक है, पहले तो आप जुगाड़ लगाओ कि THRICE को थ्राइस को क्या लिखा गया है। ठीक है, मेरे पास में क्या लिखा गया है देखिए। अब देखेंगे सबसे पहले कौन सा अक्षर है? बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन सा? आपका सर T बड़ा है, सब इसके बाद R बड़ा है। ठीक है, ये मेरे पास में R बड़ा है, फिर कौन बड़ा है मेरे पास में? आप कहेंगे सर इनसे छोटा जो है मेरे पास में क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। H से छोटा क्या आ जाएगा? HI, पहले I आएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में R हो जाएगा, फिर I आएगा, फिर H आएगा, फिर मेरे पास में E आएगा, फिर मेरे पास में C आएगा। देखना मिला करके, ये मेरे पास में क्या है? ये घटता हुआ क्रम है। ये जो क्रम लिया है प्यारे बच्चों, आप कहेंगे सर ये घटता हुआ क्रम है, घटता हुआ क्रम लिया गया है। समझ में आ गया? चलिए, जब ये घटता हुआ क्रम लिया गया है तो जॉय फुल को भी घटता हुआ क्रम ही लिखेंगे।
तो जॉयफुल कैसे लिखेंगे, देखिए अब मेरे पास में सबसे बड़ा क्या है, आप कहेंगे सर वाई हो गया। सबसे बड़ा क्या आ गया, वाई। वाई से छोटा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर वाई से छोटा हो जाएगा यू। ये हो जाएगा मेरे पास में यू। वाई यू कहाँ है, आप कहेंगे सर 3 में दिया हुआ है, चलिए ठीक है। फिर मेरे पास में क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा मेरे पास में ओ हो जाएगा, चलिए ओ दिया हुआ है। आप कहेंगे सर ये गलत हो गया, इन 2 में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा मेरे पास में एल, ये हो जाएगा जे और ये हो जाएगा एफ। तो कौन सा आंसर हो गया, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा मेरे पास में, इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास में डी आंसर बिल्कुल सही होगा। डी आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आ रही है, ये हो जाएगा मेरे पास में डी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, ये बताइए कह रहा है कि यदि ए को आप 1 मानते हैं, एम को 13 मानते हैं, आर को 18 माना जाता है, तो मिशन को क्या कहा जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं दिया, डायरेक्ट दे दी वैल्यू। एम कितना होता है 13, आई कितना होता है 9, ये होता है 19, ये भी 19 हो जाएगा, ये 9 और ये 15, और प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये 14 हो जाएगा। तो 15 14 कहाँ है, आप कहेंगे सर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास में सी। सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिए, अब ये बताइए इसमें कौन सा कंसेप्ट लगा हुआ है। ये कह रहा है कि यदि 24 12 और 72 दिया हुआ है, 15 60 और 60 दिया हुआ है, 15 16 60, तो ऐसा ही पैटर्न, सेम पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा, ये चीज़ आपको बतानी है। देखिए यदि मैं 24 से 72 को भाग करता हूँ, क्योंकि 72 को भाग करना आसान हो जाएगा, 24 थी 72 गुणा 4 करता हूँ तो कितना आ जाएगा 12। ये मेरा जुगाड़ था जो मैंने लगाया। अब देखिए 15 चौका 60, 4 चौक 16, इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। अब देखेंगे आप, देखो 15 चौका कितना हो जाएगा 17 पंजे 65, 17 पंजे 65 हो जाएगा, 5 गुणा 4 बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 20 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा सी। सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हाथ का अंगुली से संबंध है। हाथ किस में, जो अंगुली है वो हाथ में है। तो कह रहा है कि पेन का, तो पेन में क्या क्या होती है, आप कहेंगे सर इसके अंदर निब होती है। पेन के अंदर क्या होती है, निब होती है। निब से ही मिलकर क्या बना होता है, पेन बना होता है। तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये देखिए, ये कह रहा है कि एक पंप टैंक को 4 घंटे में भर देता है, परंतु एक रिसाव के कारण टैंक 5 घंटे में भरा जाता है। एक पंप टैंक को 4 घंटे में भर देता है, परंतु एक रिसाव के कारण टैंक 5 घंटे में भरा जाता है। भरे हुए टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, इस चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो यदि मैं कहूँ कि मेरे पास में कितना है 4 और ये कितना 5 घंटे में भर रहा है इसे, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इन दोनों का आप कहेंगे सर हो जाएगा 20, और इसकी क्षमता कितना हो जाएगी 5 और हो जाएगी 4, ठीक है। ये हो जाएगी मेरे पास में एक हो जाएगी। यदि आप इसे 1 से भाग करेंगे तो कितना में आ जाएगा, आप कहेंगे सर 20 घंटे में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, खाली भरे हुए टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगेगा, आप कहेंगे सर 20 घंटे लगेगा। ए आंसर बिल्कुल सही। अब ये बताइए इसका आंसर कैसे निकालेंगे, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे इसका आंसर आप कैसे निकालते हैं, बताएंगे। कह रहा है कि सुधा की आयु जो है राधा से 2 गुना अधिक है। सुधा की आयु जो है वो राधा से कितनी है, 2 गुना अधिक है। यदि राधा की आयु 6 वर्ष, यदि राधा की आयु से 6 वर्ष को हटाया जाता है, कह रहा है कि यदि इसकी आयु को 6 वर्ष से घटा दिया जाता है तो बताएंगे आप इसका आंसर क्या आएगा। मैं डायरेक्ट घटा देता हूँ, ठीक है। नहीं, मैंने मान लिया इसकी x थी तो x को हटा दिया, कितना हो जाएगा x माइनस के 6 बराबर। फिर कह रहा है कि सुधा की आयु, क्योंकि सुधा की आयु क्या है 2 गुनी है, 4 वर्ष 2 गुनी है, तो 4 वर्ष क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो सुधा की आयु राधा से 4 गुना अधिक हो जाती है। क्या हो जाएगी, इससे कितनी हो जाएगी, 4 गुना अधिक हो जाएगी। चलिए ठीक है। तो कह रहा है कि आज से 2 वर्ष पूर्व सुधा और राधा की आयु क्या होगी, यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये 4x हो जाएगा, माइनस के 24 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x प्लस कितना हो जाएगा 4। ये मेरे पास में 2x है, इसे x को उठाइए तो कितना आ जाएगा, आपका आंसर 2x हो जाएगा 28, और ये हो जाएगा x बराबर मेरे पास में 14 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। जब ये 14 हो गया तो ये कुछ मेरे पास में किसकी आयु आ गई, आप कहेंगे सर ये राधा की आयु आ गई। जब ये राधा की आयु हो गई तो राधा की आयु 2 वर्ष पहले, राधा की आयु 2 वर्ष पहले तो माइनस के 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 12। ये किसकी है, आप कहेंगे सर ये राधा की है, 12 वर्ष। तो राधा की आयु कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 12 वर्ष हो जाएगी। 12 वर्ष कितना है, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। 14 दूनी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा मेरे पास में 14 दूनी 28, 28 माइनस के 2 बराबर कितना आ जाएगा 26 वर्ष। ये किसकी आयु आ गई, आप कहेंगे सर ये मेरे पास में आयु किसकी हो गई, ये हो जाएगी मेरे पास में सुधा की। किसकी आयु हो जाएगी प्यारे बच्चों, ये हो जाएगी सुधा की। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर बिल्कुल सही होगा।
बी आंसर क्या आएगा इसका, बिल्कुल सही आ जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई सभी की, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए, ये बताइए इसका आंसर क्या आएगा। कह रहा है कि नीचे दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। देखो यदि ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया हुआ है तो ये सिंपल सी बात है, ये आपको जो आंकड़ा है ना ये हमेशा आरोही क्रम में ही मिलेगा। ये जो यदि आपको इसमें दो चीज़ अननोन दे रखी है तो ये हमेशा मान के चलना है कि ये जो क्रम है ये आरोही ही है, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि इनकी माध्यिका कितनी है 10 है तो पी का मान क्या होगा, ये चीज़ पूछ रहा है। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो जाएगी, जो कि क्या है एक सम संख्या है। तो 3 हटा दीजिए, इन्हें 3 को हटा दीजिए। इन दोनों क्या करेंगे आप, इन दोनों का एवरेज ले लीजिए। तो जब इन दोनों का एवरेज ले लेंगे तो 2p प्लस कितना आ जाएगा 3, प्लस कितना आ जाएगा 3p प्लस कितना आ जाएगा 2, और बटे में कितना आ जाएगा 2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, माध्यिका। माध्यिका कितनी है 10, माध्यिका कितनी है 10 है। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 2 और 3 5, 5p आ जाएगा प्लस के 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका आंसर, ही हो जाएगा 20, ठीक है। तो मेरे पास में कितना आ जाएगा आपका आंसर, 5 से 15, 5 चौक 20। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका आंसर, ही हो जाएगी मेरे पास में 3। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और ये रहा इसका बी आंसर बिल्कुल सही। आगे देखिए, ये बताइए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी प्यारे बच्चे इसका आंसर देंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु से दोनों ओर x मीटर और y मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से पेड़ के शीर्ष को देखा जाने पर बनने वाले उन्नयन कोण क्रम से क्या है, अल्फा बीटा है, और अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है 90 डिग्री। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों देख रहे हैं, दोनों को देखने दो। ये रहा मेरे पास में, ठीक है। पेड़ एक इसे ऐसे देख रहा है और एक इसे ऐसे देख रहा है। एक देख रहा है अल्फा से, दूसरा देख रहा है बीटा से, ठीक है। और हमारे पास में क्या है, हमारे पास में एक की जो चौड़ाई दे रखी है वो x है, इसकी दे रखी है इसने y। ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, x है, और यहाँ से यहाँ तक की y है। तो बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। ये मेरे पास में क्या है आपका आंसर, ये मेरे पास में इसकी हाइट हो गई। हाइट कितनी मान लो इसकी, आपका आंसर इसकी हाइट मान लीजिए h मान लीजिए, ये रही इसकी h हाइट हो गई, ठीक है। अब देखिए मेरे पास में tan अल्फा निकाले यहाँ से, तो tan अल्फा क्या आ जाएगा आपका आंसर h/x हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे पास में लंबटे आधार, जो tan अल्फा होता है वो लंबटे आधार होता है। तो मेरे पास में ये पहली इक्वेशन बन गई, या इसे पहली इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। इसे मान लीजिए आप कि ये हो जाएगा बीटा बराबर 90 माइनस के अल्फा, ठीक है। 90 माइनस के अल्फा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में, इसे क्या लिखेंगे आपका आंसर, ये हो जाएगा मेरे पास में बीटा, और ये हो जाएगा मेरे पास में tan बीटा हो जाएगा। बीटा हो गया है ना मेरे पास में, आपका आंसर 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं आप, इसे ऐसे रहने दीजिए, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं। चलो पहले लिख लेते हैं, बीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस के अल्फा। तो tan बीटा की वैल्यू निकाल लिए, tan बीटा कितना है मेरे पास में, आप कहेंगे सर h/y। क्या है मेरे पास में, जो tan बीटा की वैल्यू है प्यारे बच्चों वो h/y है, मतलब लंबटा आधार, बिल्कुल ठीक है। अब ये बताइए tan बीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 माइनस अल्फा लिख सकता हूँ, आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख दीजिए, लिख सकते हैं, आपका अधिकार है। तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस के अल्फा बराबर कितना हो जाएगा h/y। ये मेरे पास में h/y हो जाएगा, और tan अल्फा 10 इंटू 90 माइनस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा h/y। इसे कैसे लिखा जा सकता है, इसे कैसे लिखा जा सकता है, तो आप क्या कहेंगे सर, ये हो जाएगा मेरे पास में कोट अल्फा। कोट अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ये मेरे पास में कोट अल्फा बराबर हो जाएगा, इसे यहाँ लिखते हैं कोट अल्फा। ये हो जाएगा मेरे पास में कोट अल्फा बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों h/y, ठीक है। ये दूसरी समीकरण हो गई। इन दोनों क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहली समीकरण दूसरी समीकरण की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पहली समीकरण दूसरी समीकरण की यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए तो पहली और दूसरी की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा आपका आंसर, ही हो जाएगा मेरे पास में tan अल्फा इंटू क्या हो जाएगा कोट अल्फा बराबर में क्या आ जाएगा h/x गुणा क्या हो जाएगा h/y, ठीक है। ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, एक हो गया, तो h² बराबर क्या आ जाएगा आपका आंसर, ये xy, और पहले बच्चा hy बराबर हो जाएगा मेरे पास, h बराबर हो जाएगा √xy। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास में, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा b √xy। √xy क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ये बताइए, ये भी हमारे पास में क्या है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसे कैसे सोल्व करेंगे। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है ये पेपर में क्या होगा, आने वाला क्वेश्चन है, तो इसे सोल्व करेंगे।
ये कह रहा है कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर किसका आएगा। इसे ओपन कर लीजिए, क्या आ जाएगा आपका आंसर, ये साइन स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा आपका आंसर कोस ए कोसेक ए प्लस कितना आ जाएगा 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए, ये हो जाएगा साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए, तो साइन ए कट गया कितना आ गया 2 आ गया। चलिए प्लस कितना हो जाएगा आपका आंसर कोस स्क्वायर ए प्लस कितना हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ये देखिए ये वाला 2 और ये कितना आ जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा मेरे पास में साइन स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों आप कहेंगे सर ये हो जाएगा कोसेक ए कोसेक स्क्वायर ए प्लस क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा 1। तो 4 प्लस का 1 प्लस कितना आ जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये आगे मेरे पास में ये कितना हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा 5 प्लस क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। समझ में आ गया, ये हो जाएगा। तो 5 प्लस कितना हो जाएगा 5 प्लस कोसेक का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सेक का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा, आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास में बी आंसर, बिल्कुल सही। बी आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 41 का क्या हो जाएगा बी आंसर, बिल्कुल सही। आगे देखिए, ये बताइए, कह रहा है कि एक चतुर्भुज है ABCD के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यदि कोण ए बराबर कितना 45 डिग्री और कोण बी का मान क्या होगा, ये चीज आपसे पूछ रहा है। आपको पता है कि मेरे पास में क्या है, एक चतुर्भुज है। क्या है मेरे पास में, एक चतुर्भुज है। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए ये मेरे पास में चतुर्भुज है, ठीक है। ये मेरे पास में ए हो गया, ये मेरे पास में बी हो गया, ये सी हो गया, ये मेरे पास में डी हो जाएगा। एक दूसरे के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है ना, ये वाले क्या है, एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो कैसा आएगा बताएंगे, देखिए चलिए ठीक है। यदि हम इसे यहाँ से लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कहाँ जा रहा है, चलिए इतना ठीक है। अब दूसरा लेते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, ये कर रहे हैं इस तरीके से, ये मेरे पास में इस तरीके से कर रहे हैं। तो कह रहा है कि कोण ए, यदि कोण ए बराबर कितना है 45 डिग्री है, जब कोण ए बराबर कितना दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है, तो कह रहा है कि कोण बी क्या होगा। आपको पता है कि चतुर्भुज में आमने सामने का कोणों का योग कितना होता है, कोण ए प्लस क्या हो जाएगा आपका आंसर कोण बी। आमने सामने का ले लो, चाहे परस्पर बराबर ले लीजिए या इसे बी मान लीजिए, चाहे आप कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसके बराबर हो जाएगा 180 के। और मेरे पास में कोण बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस कितना हो जाएगा 45। प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 135। 135 इसकी क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए मैं इसे आमने सामने का ही मान लेता हूँ। ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, और ये सामने आमने सामने कोण 135 डिग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास में 135 डिग्री। ये राज का बी आंसर बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए, ये बताइए, कह रहा है कि a माइनस का क्यूब है प्लस b माइनस सी का होल क्यूब है प्लस c माइनस ए का होल क्यूब है, बटे में क्या है 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी और इंटू क्या है c माइनस ए। ये चीज़ आपसे पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, आपसे जानना चाहता है तो बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। सभी लोग बताएंगे। देखिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको ये सोचना है कि इसे कैसे जीरो बनाया जा सकता है, इसे कैसे जीरो बनाया जा सकता है, ये चीज़ देखना है आपको। पहले ये बताइए, यदि मैं इसे क्या करूँ a मान लेता हूँ, इसे मैं क्या करूँ, इसे b मान लेता हूँ, इसे क्या करते हैं प्यारे बच्चों आपका आंसर इसे c मान लेते हैं। a प्लस के b प्लस के c बराबर क्या हो जाएगा a माइनस के b प्लस क्या हो जाएगा b माइनस के c प्लस क्या हो जाएगा c माइनस का a। ये इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया। प्यारे बच्चों कितना आ गया 0। तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका आंसर 3abc के बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा आपका आंसर a क्यूब प्लस के b क्यूब प्लस के c क्यूब माइनस के 3abc बराबर 0 होता है। कब होता है, जब आपको a प्लस b प्लस सी की वैल्यू कितनी दी हो 0 के बराबर दी हो। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के दिया हो तभी ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे सर, अब ये जो मेरे पास में 0 हो ही गया तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 3 इंटू ये हो जाएगा मेरे पास में a माइनस के b, ये हो जाएगा मेरे पास में b माइनस के c और ये हो जाएगा c माइनस के a। ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा a माइनस के b और ये हो जाएगा मेरे पास में b माइनस के c और प्यारे बच्चों c माइनस के a। तो ये 3 है, तो कटने के बाद क्या आ जाएगा आपका आंसर, इसका एक आंसर आ जाएगा।
इसे कटने के बाद कितना आंसर आ जाएगा आपका? आप कहेंगे सर इसका ए आंसर हो जाएगा 43 का ए आंसर, बिल्कुल सही। ये बताइए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन में ये कहा है, कह रहा है कि एक वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर जेम्स को अर्जित लाभ उस वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ हानि के बराबर होता है। ये चीज कह रहा है, यदि 10% लाभ जो है अर्जित करना चाहता है तो उस वस्तु को विक्रय मूल्य पर बेचना होगा। ये चीज आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा? क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। कैसे? आपको पता है कि एक तो हो रही से हानि, प्रतिशत हानि, और एक हो रही से प्रतिशत लाभ, ठीक है। एक इसे लाभ हो रहा है 1920 रुपए बेचने पर, और एक में से क्या हो रहा है? हानि हो रहा है, और दोनों के क्या है? बराबर है। तो आपको पता होगा कि किसके बराबर हो जाएगा? एसपी माइनस के सीपी। ये हो जाएगा सीपी माइनस के क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गई, कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास में, ये परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एसपी की वैल्यू कितनी दे दी इसने? 1920 माइनस के सीपी, ये हो जाएगा सीपी माइनस के एसपी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1500। इसे इधर लेकर आइए और इसे इधर ले जाइए, तो मेरे पास में 2 सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहीं सर ये हो जाएगा 1500, ये हो जाएगा मेरे पास में 1920, 3400 कितना हो जाएगा? आप कहीं सर ये 1920, ये 1500 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 9 और 5 14 3 3420। तो यहाँ से सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 से भाग करेंगे, तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहीं सर 2 ही कम 2, 2 7 14, 2 ही कम 2 1710। मेरे पास में जो कॉस्ट प्राइस है उसकी वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों? आप कहेंगे सर उसकी वैल्यू आ गई मेरे पास में 1710, ठीक है। जब ये 1710 वैल्यू यहाँ पर आ गई तो आगे कैसे सोल्व करेंगे? आपको पता है कि एसपी पूछ रहा है कितना होगा, तो 1710 गुणा कितना हो जाएगा? 10%, मतलब 110/100। ये इससे कैंसिल हो गया, 11 कम 11 1, 11 7 77, 77 और 1 78, 7, 11 कम 11 11 और 7 18, क्या हो जाएगा? 1881। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। ये राज का सी आंसर बिल्कुल सही, ठीक है। किसी प्यारे बच्चे की समझ में नहीं आया तो बताएंगे, मैं से दोबारा बताऊंगा। मैं से क्या करूंगा? दोबारा बताऊंगा, बताएंगे। आवाज आ रही है सभी को? ठीक है, चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। सभी लोग बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास में 1881। अब देखिए, ये कह रहा है कि यदि किसी धनराशि, मेरे पास में क्या है? यदि कोई धनराशि है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए, यदि कोई धनराशि किसी धनराशि को मतलब टी के रूप में निरूपित किया जाता है, तो पी बराबर कितना दिया हुआ है? टी। एम वर्षों में, तो टी बराबर कितना दे दिया इसने? एम वर्ष दे दिया। कौन निरूपित करता है? और पी, जो पी है ना वो ब्याज की दर है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज को निम्न में से किसके द्वारा दर्शाया जाएगा? ये चीज आपसे पूछ रहा है, ठीक है। आपको पता है कि सीपी जब हम निकालते हैं सीआई, ठीक है, तो आप करते हैं तो सर पी प्लस 1/r की पावर कितनी हो जाएगी? आप कहीं सर हो जाएगा टी माइनस के क्या हो जाएगा? 1। ये होता है ना, यही तो होता है। आप यही लिखते हैं, यहाँ पे पी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे लिख दीजिए पी, चलिए कोई बात नहीं। ये सी आई बराबर क्या हो जाएगा? पी को क्या लिखता है? टी। चलिए 1 प्लस आर को क्या लिखा है? एम। नहीं, पी लिखा है। क्या लिखा है? पी अपॉन क्या हो जाएगा? आप कहीं सर ये हो जाएगा टी कितना है मेरे पास में? टी मेरे पास में एम है, माइनस पी कितना है? आप कहीं सर टी है। तो देख लीजिए फॉर्मूला कहाँ बन रहा है। ये मेरे पास में फॉर्मूला कहाँ बन रहा है आप बता देंगे। तो सर ये हो जाएगा मेरे पास में टी इंटू 1 प्लस पी अपॉन 100 की पावर एन माइनस के एम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये मेरे पास में डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। डी आंसर क्या आ जाएगा इसका? बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, अब ये बताइए ये कैसे करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में ये कहा है प्यारे बच्चों कि कुमार ने आरिफ को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार दी और आरिफ ने वही धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए नरेश को उधार दे दी। चलिए ठीक है, 3 वर्ष के बाद आरिफ को प्राप्त ब्याज जो है वो 1560 रुपये था। तो कुमार ने आरिफ को कितनी धनराशि उधार दी थी? ये चीज आपसे पूछ रहा है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास में धनराशि हमें नहीं पता, तो धनराशि क्या हो जाएगी, पी गुणा, मेरे पास में धनराशि कितनी है, पी गुणा कितना टाइम दिया हुआ आपका आंसर 10%। चलिए, और इसमें टाइम कितना दिया हुआ 10%, 3 वर्ष दिए हुए हैं। और बाद में कितने दिया, 3 वर्ष के बाद कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, आपका आंसर 3 वर्ष के बाद दिया हुआ है। इतनी चीज समझ में आ रही है आपके सभी की, समझ में आ रही है कि ये क्या हो जाएगा, मेरे पास में 10 वर्ष है, ये हो जाएगा 20%। ये मेरे पास में कितना दिया हुआ 20%, 20% है, गुणा कितना हो जाएगा 3 बटे कितना आ जाएगा 100, माइनस 20 गुणा कितना आ जाएगा 10 गुणा 3 बटे में कितना आ जाएगा 100। और ये राशि कितनी है 1560। राशि कितनी है प्यारे बच्चों आपका आंसर ये 1560 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 या 60, 10 या 30, तो 30 पी बटे कितना आ जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 1560। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, हो जाएगा मेरे पास में पी की वैल्यू आ जाएगी 5200। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, आपका आंसर ये आ जाएगी मेरे पास में 5200, और ये रहा मेरे पास में डी आंसर बिल्कुल सही। आगे देखिए, ये बताएंगे सभी लोग, बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा सभी लोग बताएंगे। ठीक है, कह रहा है कि 2 दोस्त हैं, एक ही समय पर शहर पी से क्यू और शहर क्यू से पी की ओर चलना शुरू करते हैं। पी और क्यू के बीच किसी बिंदु पर मिलने के बाद वे क्रमशः कितने, आपका आंसर ये हो जाएगा मेरे पास में 54 मिनट, और रेशियो कितना आ जाएगा आपका आंसर 24 मिनट में अपने गंतव्य तक स्थान तक पहुंच जाते हैं। क्यू से पी तक जाने वाले दोस्त ने अपनी यात्रा कितने समय में पूरी की होगी, ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है, ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है कितने समय में पूरी की होगी, ये चीज़ आपको बताना है। तो मेरे पास में यहाँ से चाल बताइए कितनी आ जाएगी, इनकी चाल कितनी आ जाएगी, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता है कि जब हम चाल निकाल लेते हैं x/y हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में t2/t1। ठीक है, इसे मान लेते हैं कितना है मेरे पास में, ये हो जाएगा 24/54, ये हो जाएगा 6 चौक 24, 6 नम 54। तो ये आ जाएगा मेरे पास में प्यारे बच्चों x/y बराबर कितना आ जाएगा 2/3। इतनी चीज़ समझ में आ गई सभी के, आपका आंसर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका आंसर, x बराबर हो जाएगा 2y/3, ये हो जाएगा x बराबर 2y/3 हो गया। चलिए इसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब ये कह रहा है मेरे पास में कि इनका जो समय है वो कितना होगा, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है, समय क्या होगा ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो समय बता दीजिए आप, मेरे पास में समय क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये मान लेते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास में 24y प्लस ये क्या हो जाएगा मेरे पास में 54, कितना हो जाएगा मेरे पास में आपका आंसर, ये हो जाएगा मेरे पास में 54, और किसके हो जाएगा आपका आंसर, ये 2/3 इंटू वाई के हो जाएगा, बटे में टोटल टाइम कितना हो जाएगा वाई हो जाएगा। अब देखिए कितना आ जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा 3 × 3 और 3 × 8 24 और 18 दूनी 36 और ये कितना हो जाएगा आपका आंसर 60 वाई अपन क्या आ जाएगा वाई, और ये हो जाएगा मेरे पास में 60 मिनट। क्या हो जाएगा पहले बच्चों आपका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास में 60 मिनट, और ये रहा मेरे पास में इसका अभीष्ट आंसर। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये बताएंगे आप, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस में से हमेशा पूछे जाते हैं। कह रहा है कि 36 पुरुष जो है एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 दिनों के बाद 4 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया, श्रमिक कितने कम हो गए, 4 कम हो गए, तो कितने बचे, 32 बचे। 8 दिन बाद मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा मेरे पास में 16। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये मेरे पास में कितना बच गया आपका आंसर, ये 36 बच गया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका आंसर 16 हो जाएगा। कितना मेरे पास में कितना हो जाएगा आपका आंसर, 36 पुरुष थे। ठीक है, 8 दिनों के बाद है ना, 8 दिनों के बाद कह रहा है कि 4 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया, तब से काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अब ये आपसे दिन पूछ रहा है, क्योंकि दिन तो पहले ही कम हो गए ना, दिन क्या है पहले ही कम हो गए, तो आप क्या कहेंगे सर, ये हो जाएगा मेरे पास में कितना, 4 घटाएंगे तो 32 हो जाएगा, 32 गुना कितना आ जाएगा आपका आंसर डी हो जाएगा। भाग करके देख लीजिए, ये हो जाएगा 16 दूनी 32 और प्यारे बच्चे ये हो जाएगा मेरे पास में 18। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका आंसर, ये हो जाएगी 18 डेज। क्या आ जाएगा इसका आंसर, आपका आंसर काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, 18 दिन लगेंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास में बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो 48 का क्या हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल सही। आगे देखिए, ये कह रहा है कि एक वृत्त में अंकित एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज पूछ रहा है। तो कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ये चीज आपसे पूछी जा रही है। अब ये कह रहा है कि एक वृत्त में अंकित, ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये मेरे पास में वृत्त हो जाएगा। ठीक है, गोलाकृति तो हो सकती है ना, ये रही
ये मेरे पास में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, गोला हो गया। चलिए अब ये मेरे पास में क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये मेरे पास में हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका आंसर ये हो जाएगा मेरे पास में समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास में क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। इसे और खींच सकते हैं नीचे। चलिए ठीक है, इतना ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। अब बताइए, अब ये कह रहा है इसमें प्यारे बच्चों कि मेरे पास में ये कितना हो जाएगा आपका आंसर, ये इसकी जो रेडियस है ये आर, ये भी क्या है आपका आंसर, ये भी आर है, और ये क्या है मेरे पास में आर है। समझ में आ गया। और ये मेरे पास में क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ये ए बराबर कितना दिया हुआ है, 9√3। और ये किसके बराबर होता है आपका आंसर, ये होता है मेरे पास में √3/4 इंटू ए स्क्वायर, मतलब इसकी भुजा के बराबर होता है। आप इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका आंसर 9 × 4, और ए की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में क्या आ जाएगी, 6 मीटर। क्या आ जाएगी मेरे पास में, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। 6 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। कभी आप लोग नाराज हो जाएं कि सर 6 मीटर क्यों नहीं लिखा आपने, 6 सेंटीमीटर। चलिए ये क्या आ गया मेरे पास में, 6 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ से देखा कि जो समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये किसके बराबर दे रखा है आपका आंसर, ये दे रखा है 9√3 के बराबर। ठीक है, तो अब मेरे पास में भुजा निकल कर आ गई, तो मुझे इसकी रेडियस निकालनी, तो रेडियस निकालेंगे तो क्या कहेंगे आपका आंसर, मुझे पता है कि आर बराबर क्या होता है आपका आंसर, √a बराबर होता है, आर बराबर होता है a/√3। तो ये हो जाएगा आर बराबर ए कितना मेरे पास में 6, और ये हो जाएगा मेरे पास में √3, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हर परिमेयकरण करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 2√3 इतने सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी रेडियस आ गई। समझ में आ गया। अब ये कह रहा है कि त्रिभुज जो हमारे पास में वृत्त है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो मेरे पास में वृत्त है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ये चीज आपसे पूछ रहा है। तो ए बराबर क्या आ जाएगा आपका आंसर, πr²। क्या हो जाएगा, πr², ये पाई हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा मेरे पास में 4 × 3, ये हो जाएगा मेरे पास में 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा मेरे पास में आपका आंसर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 12 पाई कहाँ दिया हुआ है आपका आंसर, ये राज का डी आंसर बिल्कुल सटीक, और 1 नंबर आपको मिल जाएगा, 1 नंबर की प्राप्ति हो जाएगी आपको। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन यदि मिलेंगे तो आपकी रैंक और ज़्यादा बढ़िया आएगी। समझ में आ गया। आगे देखिए, अब ये देखिए कह रहा है कि ए और बी दोनों के वेतन का योग कितना है, 4300 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत राशि समान है तो ए का वेतन कितना होगा, ये चीज पूछ रहा है, कुछ भी नहीं है। ट्रिक से करने हैं सारे क्वेश्चन, जैसे मैं करा रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन सारे करने हैं आपको। देखिए आय बराबर क्या होता है, आप कहेंगे सर आय बराबर होता है मेरे पास में खर्च माइनस बचत। ठीक है, नहीं क्या हो जाएगा मेरे पास में, आप लिखेंगे सर ये हो जाएगा मेरे पास में, चलिए ऐसे लिख लीजिए, बचत माइनस क्या हो जाएगा, खर्च। समझ में आ गया। चलिए अब ये कह रहा है कि मैंने मान लिया इसकी आय कितनी है, आय इसकी 100 है। आय कितनी है मेरे बच्चों, आप कहेंगे सर आय तो इसकी 100 है। अब मान लेता हूं, मैंने मान लिया ना। अब ये कह रहा है कि जो वेतन का 85%, जो 95% खर्च कर देता है, 95% खर्च कर दिया तो कितना बचा बचत, आप कहेंगे सर 5% बची। कोई बात नहीं, बी की मान लेते हैं, ये ए हो गया, ये मेरे पास में बी हो गया, ये भी कितना मान लेता हूँ 100। कह रहा है कि 80% तो इसने खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया, आप कहेंगे सर 80% खर्च कर दिया, और बचा कितना, आप कहेंगे सर 20% बचा। अब ये कह रहा है कि यदि उनकी बचत राशि समान हो, कह रहा है कि यदि उनकी बचत राशि समान है तो ए का वेतन कितना होगा। अब मेरे पास में बचत राशि कौन सी है, आप कहेंगे सर बचत राशि तो मेरे पास में ये है। बचत राशि कितनी है, आप कहेंगे सर मेरे पास में यहाँ 5 है, यहाँ 20 है। यदि मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा मेरे पास में 4, ये भी 4 हो जाएगा, और प्यारे बच्चों ये भी हो जाएगा 4। ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, इसे रहने दो, ये बराबर हो गया, ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 400। ये मेरे पास में 400 हो गया प्यारे बच्चों, और ये टोटल कितना हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा मेरे पास में 500। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुल आय जो इसका वेतन है, मतलब जो इसकी आय है, जो वेतन है उसका किसके बराबर है, आपका आंसर ये मेरे पास में हो जाएगा 4300 के बराबर। तो 1 यूनिट बराबर किसका आ जाएगी, आपका आंसर 4300/5 के क्या आ जाएगी, 43/5 का आ जाएगी। तो ए का वेतन पूछ रहा है कि ए का वेतन क्या होगा, आपसे जानना चाह रहा है। कुछ नहीं, ए का वेतन कितना माना था हमने, 100 माना था। ठीक है, जब हमने ए का वेतन 100 माना था तो कितना आ जाएगा,
नहीं, एक का वेतन कितना था 400, एक का वेतन कितना था 400, तो 5 8 40, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 0 8 3 24, 2 हो जाएगा 8 चौक 32, 32 और 3 32 और 2 34, तो जो ए का वेतन हो जाएगा 3440 रुपये आ जाएगा, 3440 ही रहा इसका सी आंसर। ठीक है, कुछ किया मैंने इसमें? कुछ भी नहीं किया प्यारे बच्चों। यदि आप इसका तरीका देखेंगे ना, यूट्यूब पर देख लेंगे, चाहे आप अपनी बुक में देख लेंगे, तो ये एक पेज का क्वेश्चन है, इसलिए ऐसा नहीं करना है। जैसा मैंने कहा है सेम टू सेम ऐसे ही करना है, तभी इसका आंसर आएगा और जल्दी हो जाएगा। आंसर तो आ जाएगा, लेकिन हमें क्वेश्चन करने हैं जल्दी। जितनी जल्दी करेंगे आप उतना ही फायदा होगा और उतनी ही आपको पूरा पेपर करने में टाइम मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3440। आगे देखिए, कह रहा है कि एक फर्म में पुरुष और महिला का अनुपात कितना है। ये मेरे पास में क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये पुरुष हो गया। इन दोनों का अनुपात कितना है, इसका है अनुपात मेरे पास में महिला, ये 4 है और ये प्यारे बच्चों कितना है 5 है। फर्म में पुरुषों की संख्या में 80% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 60% की वृद्धि की जाती है। अब फर्म के पुरुष और महिला सदस्यों का अनुपात कितना होगा। मैं ऐसा मान लेता हूँ 400 हो गया ये, मैंने ऐसा क्या किया, ये 400 हो गया, ये मेरे पास में 500 हो गया। अब ये कह रहा है कि 80% की वृद्धि कर दी जाती है। इसकी 80%, किसका मतलब क्या हो जाएगा आपका आंसर, ही हो जाएगा गुणा 180/100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका आंसर, गुणा 160/100 हो जाएगा, है ना। ये वृद्धि कर दी जाती है तो 100 ये कट गया, कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 18 चौक 72। समझ में आ गया। ये कितना हो जाएगा आपका आंसर, ही हो जाएगा मेरे पास में 16 पंजे 80 हो जाएगा 800। ये से कट गया तो ये हो जाएगा मेरे पास में 8 9 72 हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरे पास में 10 बार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 9:10। तो 9:10 कहाँ दिखाई दे रहा है आपका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सी। सी क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 51वें का सी। बहुत बढ़िया आंसर है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए। अब ये देखिए इसमें क्या कहा है, 3 की घात 45 - 1 और 3 की घात 35 - 1 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, ये चीज आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना। अब आप मुझे ये बताइए, इसे ब्रेक करेंगे। 3 की घात क्या है 45 माइनस का 1 है। यदि इसे मैं कहूँ कि 3 की घात 5 गुणा 9 माइनस का 1 लिख सकता हूँ इसे। 3 की घात 5 की पावर 9 माइनस 1 लिख सकता हूँ। आपका आंसर बिल्कुल सही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो इसे कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है मेरे पास में 3 की पावर 35 माइनस का 1, इसे क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 5 और इसे लिख सकता हूँ मैं 7 माइनस क्या हो जाएगा आपका आंसर 1 हो जाएगा। आप ये बताओ मुझे कि इसमें से कॉमन क्या आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि हमें एचसीएफ निकालना है। तो आपका आंसर इसमें 3 की घात 5 माइनस 1 क्या है, आपका आंसर कॉमन है। समझ में आ गया। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, ये 243 हो जाएगा माइनस का 1 बराबर कितना आ जाएगा 242। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आपका आंसर इसका आंसर हो जाएगा 242 और ये हो जाएगा इसका आंसर एक्यूरेट। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा आपका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास में बी आंसर, बिल्कुल सही। आगे देखिए, ये बताएंगे आप। कह रहा है कि यदि अंडर रूट 0.016 गुणा एक्स बराबर क्या है 1.3 है, तो एक्स का मान क्या होगा, ये चीज आपसे पूछ रहा है। एक्स का मान क्या होगा, इससे पहले क्या करेंगे, ओपन करेंगे। यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, ही हो जाएगा 13/10। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 0.0169 गुणा क्या हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा मेरे पास में 13/10 हो जाएगा गुणा क्या हो जाएगा मेरे पास में 13/10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऐसा हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 169/1000 10,000 कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा गुणा कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा 169 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 100। ये 2 0 कैंसिल हो गई, इससे कैंसिल हो गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका आंसर, एक्स की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 100। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 और ये रहा इसका डी आंसर, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा आपका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास में डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये बताइए, कह रहा है कि मेरे पास में 0.424 और 24 के ऊपर क्या है बार है, वो पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। और जहां पी और क्यू क्या है पूर्णांक है, क्यू जो है डज नॉट इक्वल टू 0 के है। तो इसमें से क्या आंसर आएगा, इस चीज आपसे पूछ रहा है। तो सभी प्यारे बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। आपके पास क्या है 20 सेकंड है, 20 सेकंड में इसका आंसर देंगे बताएंगे। 20 सेकंड में क्या करेंगे, इसका आंसर देंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, देखिए मेरे पास में क्या है, मेरे पास में बार का क्वेश्चन है। आपको मैंने पहले ही बताया था, यदि आपके पास बार का क्वेश्चन आता है 0.424 है ना, 0.24 के ऊपर क्या है बार है। अब जिसके ऊपर बार है उतने तो लिखे जाते हैं 9,
उतने क्या लिखे जाएंगे आपका आंसर 9 लिखे जाएंगे। जिसके ऊपर बार नहीं है उतनी लिखी जाएगी 0। जिसके जितने अंक के ऊपर बार होता है उतने क्या आते हैं 9 आते हैं। 2 अंक के ऊपर क्या है बार है तो कितने अंक आएंगे आपका आंसर 9 आएंगे, 2 अंक हो गए। जिसके ऊपर बार नहीं है उसकी 0 आएगी। तो किसके ऊपर बार नहीं है आपका आंसर 4 के ऊपर बार नहीं है तो 0 आ गया। बहुत बढ़िया। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, इस पूरी संख्या को लिखेंगे 424 माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है उसे घटा दीजिए। जिसके ऊपर बार नहीं है प्यारे बच्चों से क्या करेंगे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा 420। 420 बटे कितना आ जाएगा आपका आंसर 990 आ जाएगा। इससे कट गया। अब इसे काट के देखेंगे, ये हो जाएगा मेरे पास में 3 × 3 3 चौक 12 और ये हो जाएगा 33। ठीक है, 14 बटे क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा। 14 बटे 33 यहाँ तो 13 बटे है, 13 बटे 33 है। ये रहा इसका सी आंसर। क्या हो जाएगा मेरे पास में आपका आंसर, इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये रहा इसका एक्यूरेट आंसर। आगे देखिए, कह रहा है कि पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा। देखो पहली क्या कह रहा है, विषम भी हो और अभाज्य भी हो, ये चीज आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो कहां से शुरू करेंगे 3, ये 5 हो जाएगा 7, ये हो जाएगा मेरे पास में 11। ठीक है, ये 13 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये 17 हो जाएगा, ये मेरे पास में 19 हो जाएगा, ये हो जाएगा 23। कितनी पूछ रहा है 8, तो 2 2 4 2 6 2 8 पूरी हो गई। ठीक है, इनका योगफल कितना होगा ये चीज आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, 20 हो गया। ये कितना हो जाएगा 30 हो गया। ये 20 हो गया प्यारे बच्चों, ये कितना हो जाएगा 30 हो गया। ये मेरे पास में कितना हो जाएगा आपका आंसर, ये मेरे पास में 20 हो गया। ये मेरे पास में कितना आ गया 20। चलिए अब ये कितना आ जाएगा मेरे पास में आपका आंसर, ये हो जाएगा मेरे पास में 28। अब देखिए 20 दूनी 40, 40 और 30 कितने हो जाएंगे 70, 70 70 और 28 कितने हो जाएगा 98। कितना हो जाएगा मेरे पास में 98 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास में बी आंसर बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा आपका आंसर, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 55 का बी आंसर बिल्कुल सही होगा। इसका आ जाएगा मेरे पास में 98। ठीक है, 98 आ जाएगा। आगे देखिए, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है, इस चीज आपसे पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा आगम है ना, आगम जो है जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसके बारे में, आगम के बारे में। यह भी पूछा जाता है कि जो आगम शब्द है किस धर्म से लिया गया है। जो आगम शब्द है वो किस धर्म से लिया गया है, तो किससे लिया गया है आपका आंसर जैन धर्म में, जैन धर्म से लिया गया है। तो क्या कह रहा है कि सूत्र क्रांताग्र सूत्र से, या स्थानांक सूत्र से, या समवायांग सूत्र से, या अंतः कृदांशंग सूत्र से। तो आप क्या कहेंगे सर, सूत्र क्रांतांक सूत्र से लिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 56वें का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको पता है जो हमारे पास में जो आगम होता है, जो जैन धर्म का साहित्य होता है, जैन धर्म के साहित्य, जैन धर्म के साहित्य को ही क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। प्यारे बच्चों जो जैन धर्म का साहित्य होता है उसे क्या कहा जाता है, आप कहेंगे सर उसे कहा जाता है आगम। समझ में आ गया। और इसके अंतर्गत क्या है, अब चीजें देखते हैं। चलिए इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताएंगे। देखिए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पहले इसका आंसर लगाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास में ए क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैन धर्म के साहित्य को क्या कहा जाता है, आपका आंसर आगम कहा जाता है। इसमें ये पूछता है पेपर में कि मेरे पास में इसमें कितने अंग होते हैं। ठीक है, नहीं कितने अंग होंगे। तो इसमें प्यारे बच्चों कितने अंग हो जाएंगे, आपका आंसर 12 तो अंग होते हैं। 12 क्या होते हैं इसमें अंग होते हैं। और उपांग कितने होते हैं, आपका आंसर जो उपांग का मतलब होता है, जो अंग के अंग होते हैं वो कितने होते हैं मेरे पास में 12। जो मेरे पास में प्रकीर्ण होते हैं, ये इनकी संख्या पूछ लेता है। जो प्रकीर्ण होते हैं कितने होते हैं, आपका आंसर ये होते हैं मेरे पास में 10 होते हैं। इसके बाद क्या आएगा आपका आंसर, इसमें छेद सूत्र आता है। छेद सूत्र आता है, छेद सूत्र कितने हो जाएंगे, आपका आंसर ये हो जाएंगे 6। छेद सूत्र कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 6 हो जाएंगे मेरे पास में। फिर इसके बाद क्या आएगा आपका आंसर, इसके बाद आता है मेरे पास में मूल सूत्र। कितने आ जाएंगे मेरे पास में, मूल सूत्र हो जाएंगे। और मूल सूत्र कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 4। मूल सूत्र कितने हो जाएंगे मेरे पास में, 4 हो जाएंगे। ये चीज समझ में आई। इनकी संख्या भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, इनकी संख्या भी आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा। तो इसलिए घबराना नहीं है, आपको ये चीजें याद रखनी है। आगे देखिए, बताइए कह रहा है कि उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडरों को दुनिया के समक्ष लेकर के आया था। ठीक है, ये हम्पी कहाँ है, जो हम्पी के खंडर है आपको कहाँ दिखाई देंगे, आप कहेंगे सर जो हम्पी के खंडर है
ये हम्पी दिखाई देगा मुझे कर्नाटक में। कहाँ दिखाई देगा आप कहीं सर? ये कर्नाटक में दिखाई देते हैं हम्पी के, है ना? ये समझ में आ गया। और ये किससे संबंधित है? आपने नाम भी सुना होगा, विजयनगर साम्राज्य से इसका संबंध है। विजयनगर साम्राज्य, हरिहर बुक्का का नाम सुना होगा आपने, है ना? ये उससे क्या है, ये संबंधित है। समझ में आ गया। तो 1800 ईस्वी में क्या हुआ था हमारे पास में? पहले तो लिख लीजिए, जो हम्पी का खंडर है ना, 1986 में इसे क्या लिया था? यूनेस्को ने गोद लिया था। और सन 1800 में, ठीक है ना, सन 1800 में इसकी खोज किसने की थी? दुनिया को लेकर के सामने लेकर के आया था आप कहेंगे सर कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कर्नल कॉलिन मैकेंजी कब? आप कहेंगे सर 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी की बात है, ठीक है। आगे देखिए, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ, जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया, है ना? भारतीय विद्रोह 1857, प्लासी की लड़ाई, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, पानीपत की लड़ाई 1761। आप कहेंगे सर उस टाइम क्या था? उस टाइम हमारे पास में एक ही विद्रोह बचता है और ये होता है हमारे पास में 1857 की क्रांति, ठीक है ना, जिसे भारतीय विद्रोह कहा जाता है। इतनी चीज समझ में आती है। ये कहाँ से शुरू हुआ था? आप कहेंगे सर 10 मई 1857। कहाँ हुआ था ये मेरे पास में? आप कहेंगे सर ये हुआ था मेरे पास में 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। ये समझ में आ गया, जिसे सैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये क्या है प्यारे बच्चों? आप कहेंगे सर सैनिक विद्रोह है, और यही लास्ट में आकर के क्या बन गया था? एक व्यापक विद्रोह बन गया था। एक व्यापक विद्रोह बन गया था, ठीक है। आगे देखिए, किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय मतलब रिट जारी कर सकते हैं? ये चीज पूछ रहा है आपसे। आप कहेंगे सर अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप क्या कहेंगे सर? अनुच्छेद 32 में क्या है मेरे पास में? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आर्टिकल किसमें है? संविधान की आत्मा किसने कहा है इसे? आप कहेंगे सर BR अम्बेडकर जी ने क्या कहा है इसे? संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। मेरे पास में क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि उच्च न्यायालय रिट जारी करता है, ठीक है। रिट जारी करता है तो कौन सा आंसर आ जाएगा? आप कहेंगे सर रिट जारी करने के लिए मेरे पास में आ जाएगा 226। क्या आ जाएगा? आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास में रिट के लिए, है ना? ये मेरे पास में क्या आ जाएगा? रिट के लिए आ जाएगा। और 143 क्या आ जाएगा? आप कहेंगे सर जब हमारे पास में क्या होता है? ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। जब हमारे पास में राष्ट्रपति जो करता है अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है ना? ये तब की बात करता है। आर्टिकल 143 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाई कोर्ट की मेरे पास में क्या है? रिट जारी करना। हाई कोर्ट क्या करता है? रिट जारी करता है। किसका आर्टिकल में पूछा गया है? 226 आर्टिकल में पूछा जाता है। मेरे पास में आर्टिकल 100 की बात करें, आर्टिकल 100 कितना होता है? आर्टिकल 100 होता है मेरे पास में। क्या कहेंगे? आर्टिकल 100 आप कहेंगे सर आर्टिकल 100 होता है मेरे पास में मनी बिल। क्या कहेंगे उसे? आप कहेंगे सर ये हो जाएगा मेरे पास में मनी बिल, ठीक है। और हिंदी में बोला जाता है इसे धन विधेयक। क्या बोला जाता है? आप कहेंगे सर इसे धन विधेयक बोला जाता है। मेरे पास में आर्टिकल क्या हो जाएगा? आर्टिकल 112। ये क्या हो जाएगा मेरे पास में? आप कहेंगे सर ये हो जाएगा मेरे पास में वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या कहेंगे सर? आप कहेंगे सर ये हो जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। नहीं, ये क्या हो जाएगा मेरे पास में? वार्षिक वित्तीय विवरण हो जाएगा 112 में। और 52 से 61 में क्या आ जाएगा? आप कहेंगे सर 52 से 61 में हमारे पास में राष्ट्रपति आता है। 61 में क्या है? आप कहेंगे सर महाभियोग। आगे देखिए 72 में है महाभियोग, शायद वो तो शपथ है। चलिए देखते हैं, अभी आ जाएगा क्वेश्चन। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार की आयु के तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। केवल एक ही वर्ष दिया हुआ है, 14 वर्ष, ठीक है। नहीं, जो बच्चे कौन से हैं? आप कहेंगे सर 6 वर्ष से 14 वर्ष के। ये क्या है? इन बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। किस आर्टिकल में आता है? आप कहेंगे सर आर्टिकल नंबर क्या है? 21 का क्या है? 21 का क्या में ये चीजें कही गई है, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति, ये तो मैंने बता भी दिया, महाभियोग। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है? ये चीज आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या कहेंगे? अनुच्छेद 61। क्या हो जाएगा मेरे पास में? अनुच्छेद 61 हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा है? क्रस्ट है, एस्ट्रोस्फीयर है, कोर है, या मेरे पास में मेंटल है? ये चीज आपको बतानी है। सबसे बाहरी हिस्सा कौन सा होगा? सबसे बाहरी हिस्सा कौन सा हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है। ये क्या हो जाएगा मेरे पास में? क्रस्ट। क्रस्ट ही क्या होता है? सबसे बाहरी हिस्सा होता है।
तो क्या हो जाएगा 62 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके सबको नंबर मिलेंगे, सबको पता है इसके बारे में। कह रहा है कि मेरे पास में गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो गलत है, ये चीज पूछ रहा है। घाट प्रवाह की कई सहायक नदियों में से एक है, चलिए। फिर कह रहा है मेरे पास में यह पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है, चलिए। इसका जल जो निकासी बेसिन आंध्र प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों को कवर करता है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यह है मेरे पास में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये चीज आपसे पूछ रहा है, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही। ये सारे के सारे क्या है मेरे पास में बिल्कुल सही है, लेकिन एक क्या है इसमें, एक हमारे पास में क्या है गलत है। यह है मेरे पास में घाट प्रभा। घाट प्रभा गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। ये किसकी है, आप कहेंगे सर ये कृष्णा नदी की है। ये किसकी है, कृष्णा नदी की हमारे पास में सहायक नदी है। आगे देखिए, अब ये कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के अपेक्षाकृत कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को अधिक से अधिक धन मिलना चाहिए, अधिक से अधिक धन मिलना चाहिए। ये कौन से उसमें कहा गया था, ये चीज आपसे पूछ रहा है। तो 64 का क्या आंसर हो जाएगा आपका आंसर, दूसरी पंचवर्षीय योजना में कहा गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कहा गया था। अब दूसरी कहा मेरे पास में, दूसरी ये रही, ठीक है। जब ये मेरे पास में दूसरी हो जाएगी तो ये कब से कब तक चली, आपका आंसर 1956 से 61। 1956 से 61 उस टाइम कौन थे, आपका आंसर नेहरू साहब थे। नेहरू साहब थे और पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस का क्या था मॉडल था, पीसी महालनोबिस। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, आपका आंसर पीसी महालनोबिस के आधार पर थी, ठीक है। यह आंसर आ जाएगा इसका, दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहे कि केरल का त्रिशूरपुरम त्योहार त्रिशूर शहर के वडक्कुनाथन मंदिर में आयोजित किया जाता है। कब, त्रैमासिक रूप से किया जाता है, वार्षिक रूप से या साप्ताहिक या मेरे पास में मासिक रूप से, ये चीज पूछ रहा है। तो 65 का क्या आंसर हो जाएगा, आपका आंसर इसका आंसर हो जाएगा वार्षिक रूप से। कौन सा त्योहार है ये, आपका आंसर ये मेरे पास में वार्षिक रूप से त्योहार बनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्योहार। आपसे प्यारे बच्चों ये भी पूछा जा सकता है कि जो त्रिशूरपुरम त्योहार है ये कहाँ मनाया जाता है, आपका आंसर केरल में मनाया जाता है। किस शहर में मनाया जाता है, त्रिशूर शहर में मनाया जाता है, ठीक है नहीं। और किस मंदिर में आयोजित किया जाता है, वडक्कुनाथन मंदिर में आयोजित किया जाता है, ठीक है। ये वार्षिक रूप से बनाया जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत में उपयुक्त आघात वाद्य मतलब परकर्शन इंस्ट्रूमेंट नहीं है। घंट है, मृदंग है, मोरचंग है, मंडोलिन है। आघात का मतलब है जिस पर आप जोर दिया जाता है, जिसे मतलब मारा जाता है ना, तब ये चीजें बजाई जाती हैं। ये मेरे पास में क्या है, कर्नाटक। कर्नाटक का आंसर क्या हो जाएगा इसमें बताएंगे आप कहेंगे सर इसमें केवल एक ही हो जाएगा 66 का, मेरे पास में मंडोलिन, मंडोलिन हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर बिल्कुल सही। समझ में आ गया। अब देखिए, कह रहा है कि माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में सही मिलान का चयन कीजिए। मेरे पास में क्या है, माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में सही मिलान का चयन करना आपको। तो इसका आंसर क्या आएगा, मोहम्मद यूनिस ग्रामीण बैंक, ग्रामीण बैंक भूटान, मोहम्मद यूनिस विश्वास बैंक, या मेरे पास में मोहम्मद यूनिस श्रीलंका। तो क्या आएगा इसका आंसर, ये पूछ रहा है माइक्रो फाइनेंस के संबंध में बताना है कि सही मिलान कौन सा है। तो 67 का क्या आंसर आएगा, आप कहेंगे सर एक ही आंसर आता है मेरे पास में जो सही है, मोहम्मद यूनिस ग्रामीण बैंक। क्या हो जाएगा मेरे पास में, मोहम्मद यूनिस ग्रामीण बैंक। और प्यारे बच्चों कहाँ से लिया गया है क्वेश्चन, आप कहेंगे सर इसे लिया गया है इकोनॉमिक्स में से। ये मेरे पास में क्या है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए, ये कह रहा है कि किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी। आप ये बहुत चर्चाओं में रही है, ठीक है नहीं। अनसुटेबल बॉय किसे कहा गया, आप कहेंगे सर करण जौहर को। किसे कहा गया, आप कहेंगे सर करण जौहर को अनसुटेबल बॉय कहा गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर, 2 अक्टूबर, 12 नवंबर या 6 अक्टूबर, कौन से दिन मनाया जाता है, ये चीज आपसे पूछ रहा है। तो 69 का क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 14 दिसंबर। क्या हो जाएगा मेरे पास में, आप कहेंगे सर 14 दिसंबर हो जाएगा। ये राज का 69 का ए आंसर बिल्कुल सही। आगे देखिए, संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम क्या है। संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम क्या है, ये चीज आपसे पूछ रहा है। जॉर्ना लुकास है, ठीक है, कैंडिड लैमर है मेरे पास में, या जे कॉलम है, कोले है, या एमिनेम है। ये मेरे पास में क्या है, एमिनेम है। ये चीज आपसे पूछ रहा है। तो 70 का क्या आंसर आ जाएगा, आप कहेंगे सर 70 का आंसर हो जाएगा बी। 70 का क्या आंसर हो जाएगा, आप कहेंगे सर 70 का आंसर हो जाएगा मेरे पास में बी। आगे देखिए, इनमें से कौन सा विश्व व्यापार संगठन WTO का पूर्ववर्ती था।
मतलब पहले था, ये चीज आपसे पूछ रहा है, ठीक है नहीं। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? आप कहेंगे सर ये है मेरे पास में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लिखा हुआ भी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इंग्लिश में फुल फॉर्म भी देख सकते हो। कह रहा है कि सेवा में व्यापार पर सामान्य करार, व्यापार एवं शुल्क पर सामान्य करार, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। बहुपक्षीय व्यापार अनुबंध या बौद्धिक संपदा अधिकारों पर सामान्य करार, ये चीज पूछ रहा है। तो 71 का क्या आंसर हो जाएगा? आप कहेंगे सर 71 का बी आंसर हो जाएगा। 71 का क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 71 का हो जाएगा व्यापार और शुल्क पर सामान्य करार, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? इसका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एशियाई खेलों के आयोजन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? ये चीज पूछ रहा है। कौन सा एशियाई खेल, इसका आयोजन का सुझाव किसने दिया था? 1947 में दिया था, नई दिल्ली में आयोजित एशियाई खेलों के सम्मेलन में। 1956 में, ठीक है, नई दिल्ली में सम्मेलन हुआ था। 1952 या 1943, इसमें से 72 में से क्या आंसर आएगा? सबको पता भी है। आप कहेंगे सर 1947 बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे बताएंगे। एजरा कप जो है मेरे पास में वो किस खेल से संबंधित है? एजरा कप जो है किस खेल से संबंधित है? रग्बी है, फुट वॉलीबॉल है मेरे पास में, या पोलो है, एक्वेस्ट्रियन शो जंपिंग है, ये चीज आपसे पूछ रहा है। एजरा कप 73 का क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 73 का हो जाएगा पोलो। एक दो ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा कप से रिलेटेड जो आपने पढ़ना हो, लेकिन आप पढ़ते रहना, चीजें क्या होती है, नई नई चीजें जुड़ती रहती है ना, तो उसे भी आप याद रखना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पोलो। ये बताइए, कैथेड्रल ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस भारतीय किस राज्य में स्थित है? ये चीज आपसे पूछ रहा है। भारतीय किस राज्य में स्थित है? ये चीज आपसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। क्या हो जाएगा? इसका आंसर मेघालय हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि जातीय भाषाई समुदाय बोडो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का मूल निवासी है? ये चीज आपसे पूछा है। तो इसका आंसर क्या आएगा? प्यारे बच्चे बताएंगे आप इसका आंसर मेरे सामने क्या होगा, बताएंगे क्या है इसका आंसर? बोडो, ठीक है नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 75 का? आप कहेंगे सर ये किसकी भाषा है? आप कहेंगे सर ये असम की है ना। ये किसकी है? आप कहेंगे सर ये निवासी भी है, ये जनजाति भी है। ये मेरे पास में क्या है? जनजाति भी है। किसकी? असम की। यदि मैं बात करूं असम की और जनजाति क्या हो सकती है? यदि मैं असम की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये हो जाएगा मेरे पास में दियारा बोडो। क्या हो जाएगा? दियारा बोडो हो जाएगा, ठीक है। एक जनजाति तो यही होगी। एक तीसरी भी है जिसे क्या बोलते हैं? करबी, ये भी इसी की जनजाति है। ये क्या है? जनजातियां। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जनजाति हो जाएगा। फिर मेरे पास में क्या है? मेरे पास में हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, इसकी भी लिख लीजिए, इसकी भी क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति होती है? आप कहेंगे सर गद्दी होते हैं, किन्नौर, एक होती है मेरे पास में गद्दी, ठीक है, एक हो जाएगी मेरे पास में किन्नौर, और बताओ तीसरी, कमेंट बॉक्स में बताते रहो। तीसरी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? जद्दा और गुज्जर। क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर एक हो जाएगी जद्दा, एक हो जाएगी मेरे पास में प्यारे बच्चों गुज्जर, गुर्जर, ठीक है। फिर मेरे पास में हिमाचल प्रदेश हो गया। फिर मेरे पास में आता है अंडमान निकोबार। क्या आ जाएगा मेरे पास में? अंडमान निकोबार, अंडमान, इसके भी इंपॉर्टेंट है, अंडमान निकोबार, इसकी भी जनजाति क्या है प्यारे बच्चों? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप कहेंगे सर इसका हो जाएगा अंडमान निकोबारी, सेंटलीज, अंडमान निकोबारी, निकोबारी, और प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा सेंटलीज। सेंटलीज क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरे पास में जो सेंटलीज है प्यारे बच्चों, ये क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मेरे पास में क्या है? ये ओंगो और जारवा, एक हो जाएगी मेरे पास में ओंगो और जारवा, ओंगो, और एक हो जाएगी मेरे पास में जारवा, ठीक है। ये मेरे पास में क्या है? अंडमान निकोबार की जनजाति है। ये भी किसकी है? आप कहेंगे सर अंडमान निकोबार की है, ये वाली भी और ये वाली भी, ठीक है। समझ में आ गया? असम की क्या है? दियारा बोडो और करबी है। मेरे पास में हिमाचल प्रदेश की गद्दी है, किन्नौर है, जद्दा और गुर्जर है, और मेरे पास में अंडमान निकोबार की अंडमान निकोबारी है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे पास में सेंटलीज। क्या है सबसे ज्यादा? आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे पास में सेंटलीज, ओंगो और जारवा, ये इसकी जनजाति है। ये समझ में आ गया? असम की, ये असम का होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? चले फिर, चले, ये हमारे 75 क्वेश्चन प्यारे बच्चों कंप्लीट होते हैं। कल नए सेट के साथ मिलेंगे, सेट नंबर 6, ठीक है प्यारे बच्चों, कल मिलते हैं। यदि आपको कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। कोई भी बात है, यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन आप कल को दोबारा बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में मतलब क्वेश्चन डाल देना कि सर ये
क्लियर नहीं हुआ है दोबारा समझा दीजिए, तो वही क्वेश्चन मैं आपको कल समझा दूंगा। समझ में आ गया? चलिए प्यारे बच्चों, कल मिलते हैं। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।